हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के देवकांता संतति इशू 4 का दूसरा भाग, पांचवा बयान। अब जो ये नया बयान हम लिखने बैठ रहे हैं, हकीकत में ये पाठकों के लिए बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हम वह भेद खोलने जा रहे हैं कि पहले भाग में वे चारों आदमी बंदर से क्यों डर गए थे। यह बयान कई भेदों को खोलने वाला, अतः पाठकों को इसे पढ़ने से पहले कई खास बातें याद रखनी चाहिए। जैसे जब हमने दूसरे भाग के 131 पेज से जमुना का सारा बयान शुरू किया था, उस समय ये शब्द लिखे थे। ये किस्सा उन सभी बयानों से पहला है जो अब तक हम लिखाएं। ये तो पाठक समझते होंगे, पिशाच और शैतान सिंह की टक्कर का ये किस्सा भी उसी ज़माने का है। और इस तरह से हमें ये समझ रखना चाहिए कि ये किस्सा उस समय का है जब गौरव सिंह और वंदना विजय को लेने राजनगर नहीं गए थे। इस घटना के बाद ही गौरव और वंदना को उनके गुरु गुरबचन सिंह ने विजय के बारे में उन्हें यह बताकर कि विजय पूर्व जन्म का उनका पिता देव सिंह है और राक्षसनाथ का तिलिस्म हर हालत में उसी के हाथों से टूटेगा, उन्हें राजनगर भेजा। अभी हम आपको उनके राजनगर जाने से पहले का किस्सा सुनाते हैं। यह समय दोपहर का है। जाड़ों की धूप सभी जीवों को प्रिय होती है, यह सर्वविदित है। ऐसे समय में हम आपको एक बहुत ही गुप्त और रमणीक जगह पर ले चलते हैं। ये कोई 3 बीघे का मैदान है। सारे मैदान में प्राकृतिक घास बिछी है। मैदान के बीचों बीच से होकर एक ठंडे और साफ पानी की नहर बह रही है। इधर उधर कुछ मीठे फलों के पेड़ भी हैं। नहर का कोई पुल नज़र नहीं आता, जिसके कारण ऐसा महसूस होता है जैसे नहर ने मैदान को 2 भागों में बांट दिया। इस जगह को हमने गुप्त इस कारण से कहा क्योंकि यह मैदान चारों ओर से गगनचुंबी पहाड़ों से ढका हुआ है। इस मैदान के बाहर से कोई ऐसी जगह को देखे तो किसी हालत में नहीं देख सकता, क्योंकि उसे केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही नज़र आते हैं। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि इन पहाड़ों के बीच में इतना लंबा चौड़ा रमणीक मैदान भी है। मैदान के चारों ओर खड़े पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। अगर बर्फ से ढकी उन चोटियों को मैदान की घास पर बैठकर देखें तो सूरज की रोशनी में चमकती बर्फ बड़ी ही लुभावनी लगती है। दक्षिण तरफ की पहाड़ी से अपनी झरझर के साथ एक झरना मैदान की ओर गिर रहा है। इसी झरने ने मैदान में आकर नहर का रूप धर लिया। नहर के किनारे पर ही एक कंबल बिछाए हम कुछ आदमियों को बैठा हुआ पाते हैं। शायद ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनमें से अधिकतर को पहचानते हैं। ये गुरबचन सिंह, गौरव सिंह, गणेश दत्त, केवल सिंह, शीला रानी, अर्जुन सिंह, नानक, प्रगति और महाकाल है। हम यहाँ ये बता देना ज़रूरी समझते हैं कि हम आखिरी नाम महाकाल के अलावा सभी को जानते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम यहाँ इन सब का थोड़ा थोड़ा परिचय दे दें तो पाठकों की बहुत सी शिकायतें और उलझनें दूर हो जाएंगी। गुरबचन सिंह, गौरव सिंह और वंदना के बारे में तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं और आगे भी जानते ही रहेंगे। हमारे मुख्य पात्र यही हैं। आप जानते हैं कि अर्जुन सिंह वंदना के पति और प्रगति के पिता हैं, तथा नानक अर्जुन सिंह का खास विश्वसनीय अय्यार है। ये वेद हम दूसरे भाग के 136 से 142 पेज तक के बयान में खोल आए। शीला रानी के बारे में आपने पहले भाग के 82 से 87 पेज तक के बयान में पढ़ा है। यही शीला रानी नकली वंदना बनी थी। केवल सिंह और गणेश दत्त दोनों अय्यारों को आपने पहले भाग में नकली गौरव सिंह बने हुए देखा है। केवल सिंह दलीप सिंह की कैद में पहुंच गया था और गणेश दत्त बेगम बेनजूर के खास अय्यार माधव सिंह को गुरबचन सिंह के पास लेकर आया था। इन दोनों के बारे में विस्तार से जानने के लिए पहले भाग का 56 पेज से शुरू होने वाला बयान पढ़ जाएं। अब यहाँ बैठे हुए इन सभी पात्रों के बारे में जान गए। ऐसे रमणीक और गुप्त जगह पर बैठे हुए ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं। आइए इनके पास चलकर बातें सुनते हैं। शायद ये हमारे ही काम की कुछ बातें कर रहे हैं। तुम और वंदना बेटी ने यहाँ से राजनगर चले जाना, गुरबचन सिंह गौरव सिंह की ओर देखते हुए कह रहे थे। सारी बातें तुम्हें बता चुका हूँ। बिना शेर सिंह, अल्फांसे और देव सिंह यानी विजय के ये तिलिस्म नहीं तोड़ा जा सकेगा। हमारी ज्योतिष के अनुसार शेर सिंह को तो यहाँ खुद प्रकृति ही पहुँचाएगी और विजय को 40 वर्ष की आयु में एक ख्वाब चमकेगा। वह यहाँ आना चाहेगा, किंतु इस जन्म में जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसके रास्ते में बाधा डालेंगे। वहाँ पहुँचकर तुम्हें हर हालत में विजय को यहाँ लाना है, चाहे उसके हितैषियों को समझाना पड़े अथवा उनसे लड़ भिड़कर विजय को यहाँ लाना पड़े। हमें उम्मीद है कि तुम दोनों भाई बहन इस काम को बखूबी कर सकोगे। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है गुरुजी, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने नहीं ठहर सकती। गौरव सिंह बोला। लेकिन आपने उस बात का क्या इंतज़ाम किया जब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे दुश्मनों को हमारे गायब होने से शक होगा। वे ज़रूर सोचेंगे कि हम कहाँ गए। हुमादत, दलीप सिंह अथवा बेगम बेनज़ूर में से किसी को भी हमारे जाने की भनक पड़ गई तो परेशानी होगी।
उसका इंतज़ाम हमने सोच रखा है, गुरबचन सिंह बोले। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं केवल सिंह को, गौरव सिंह और शीला को बंधना बना दूंगा। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तुम दोनों एक खास मुहिम पर चले गए हो। लेकिन आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया गुरुजी, अर्जुन सिंह बोले। मैंने कहा था कि गौरव के साथ वंदना की जगह मैं चला जाऊं। वंदना चाहे कितनी भी चालाक और दबंग अय्यार सही, लेकिन फिर भी है तो औरत ही। वहाँ शहर में जाकर ना जाने क्या हो। कुछ भी सही पिताजी, एकाएक प्रगति बोली। आपसे तो हर हालत में माँ चालाकी है। प्रगति की इस भोली वाली बात पर एक बार तो सब हंस दी। फिर गौरव सिंह ने अर्जुन सिंह से कहा, जीजा जी, एक तरह से आपका सोचना भी ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो एक जिम्मेदार आदमी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर 3 राजघराने हमारे दुश्मन हैं, उनसे टकराना भी है। फिर हमारे पिताजी को ही यहाँ ले जाने से सारा काम तो नहीं हो जाएगा। बेबी उस समय तक तिलिस्म नहीं तोड़ सकते जब तक कि शेर सिंह चाचा, यानी इस ज़माने के अल्फान से मुकरंद और रक्तकथा हमारे पास ना हो। जब तक हम पिताजी को यहाँ लेकर पहुँचते हैं, उस वक्त तक आप ये चीज़ें हासिल करने की कोशिश करें। इस काम में नानक अय्यार आपके साथ हो गई। अगर मुनासिब समझे तो एक आधा अय्यार और साथ ले लीजिएगा। और हाँ, अचानक महाकाल इस तरह बोला मानो उसे कुछ याद आया। गुरुजी, आपने कहा था कि गुलशन, नाहर सिंह, डैनी सिंह और भीम सिंह को आपने एक ऐसी मुहिम पर लगाया है जिनसे ज़्यादातर यही आशा की जाती है कि वे रक्त कथा का पता लगा लेंगे। हाँ, गणेश दत्त बोला। गुरुजी, आपने कहा तो था, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा कि उन्होंने क्या किया, और ना ही आपने ये बताया कि इस समय रक्त कथा किसके पास है और वे किससे हासिल करना चाहते हैं। केवल सिंह ने पूछा। रक्त कथा इस समय पिशाचनाथ के पास है, गुरबचन सिंह ने बताया। हमारी ये दिलेर अय्यार शीला बिटिया आज से 3 महीने पहले ये खबर लाई थी कि रक्त कथा पिशाचनाथ के कब्जे में है। हमारे ख्याल से आप सबको ये जानकर अचरज हो रहा है। चलो, आज हम तुम्हारा ये तरद्दुद दूर किए देते हैं। इस बारे में तुम्हें सब कुछ हमारी शीला बिटिया ही बताई है, क्योंकि ये सारी बहादुरी उसी की है। सभी शीला से ये भेद पूछने लगे। आखिर में शीला रानी सबको बताने लगी। अब से लगभग 3 महीने पहले की बात है। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि किसी तरह मैं राजा दलीप सिंह की कनीज़ों में दाखिल हो जाऊं। उसी दिन से मैं अपने काम में लग गई। मैं अपना भेष बदलकर दलीप नगर में पहुंची और अपनी कोशिशों से मैं वहां की कनीज़ों में दाखिल हो गई। मैं वहां की कनीज़ों में किस तरह दाखिल हुई, यह हाल विस्तार से बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं था। मैं यहाँ केवल उस दिन का हाल बयान करती हूँ जिस दिन मुझे ये पता लगा कि रक्त कथा राजा दलीप सिंह के हाथ लग गई है और वे उसे पिशाचनाथ को सौंपना चाहते हैं। उस समय शाम का वक्त था, जब मैं दीवाने खास वाले कमरे के पास से गुजर रही थी, तो दीवाने खास के अंदर से राजा दलीप सिंह की आवाज़ आई। वे कह रहे थे, पिशाचनाथ, हम तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि कल रात हमने किसी तरीके से रक्त कथा हासिल कर ली है। ये लफ्ज़ सुनते ही मैं ठिठक गई। मैंने गौर से अपने चारों ओर देखा, लेकिन आसपास मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आया जो मुझे देख रहा हो। मैंने दीवाने खास में होने वाली बातों की ओर कान लगा दिए। दलीप सिंह की बात सुनकर पिशाचनाथ बोला, लेकिन आपने रक्त कथा हासिल किससे की है? कल रात से पहले ये रक्त कथा राजा उमादत के कब्जे में थी, दलीप सिंह ने बताया, लेकिन बहुत ही गुप्त ढंग से ये हमारे हाथ लग गई है। हमारे कब्जे ये किस तरीके से आई है, ये एक भेद की बात है, और वक्त आने पर हम तुम्हें यह भेद बता देंगे। लेकिन क्या वह भेद आप मुझे इस वक्त नहीं बता सकते? पिशाचनाथ ने कहा। इस बात की जिद मत करो पिशाच, दलीप सिंह ने कहा। यह भी मत समझो कि हमें तुम पर यकीन नहीं, इसलिए हम तुम्हें यह भेद नहीं बता रहे। तुम जानते हो कि हमारी नज़र में तुम सबसे बड़े अय्यार हो। हम तुम पर सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, लेकिन इस भेद को फ़िलहाल तुमसे छुपाए रखने का केवल एक यही सबब है कि उस भेद के खुलने से किसी इज्जतदार आदमी की बेइज्जती हो जाएगी, जो कम से कम हम अभी नहीं चाहते। अगर ऐसी बात है तो आप वक्त पड़ने पर हमें यह भेद बता दें, पिशाचनाथ बोला। इसमें कोई बुराई नहीं है। इतना तो आप बताएंगे ही कि आपने मुझे इस वक्त अचानक ही तलब करके यहाँ बुलाया और रक्त कथा के बारे में मुझे बताया। इसका क्या सबब है और अब मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? सबसे पहले तो ये याद रखो कि पिशाच रक्त कथा का ये भेद कि वे हमारे पास पहुँच चुकी है। अभी तक 3 आदमियों के अलावा और किसी को मालूम नहीं हुआ है। उन 3 आदमियों में एक तो वह है जिसने मुझे रक्त कथा दी, और मैं और तुम, बस। हमारे अलावा अभी तक खुद उमादत भी नहीं जान पाया है कि उसके कब्जे से रक्त कथा निकल गई। तो मैं यहाँ तलब करके हमने ये वेद इसलिए बताया क्योंकि रक्त कथा हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। मुझे? एकदम चौंक पड़ा पिशाच। ये आप क्या कह रहे हैं? रक्त कथा का भला मैं क्या करूँगा? सुनो, दलीप सिंह बोले, यहाँ राजमहल में रक्त कथा हमारे पास ज़्यादा महफूज नहीं रही। नहीं, किसी को भी अगर किसी तरीके से ये पता लग गया कि रक्त कथा मेरे पास है,
तो वह सहज ही मैं ये अनुमान लगा लेगा कि राजमहल में ही कहीं होगी। इसलिए हमने यही मुनासिब समझा कि रक्त कथा तुम्हारे पास रख दें। किसी को गुमान तक भी नहीं होगा कि रक्त कथा तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास वह हिफाजत से भी रहेगी। हमें तुम्हारी वफादारी और ईमानदारी पर यकीन है, इसलिए हम तुम्हें ऐसा काम सौंप रहे हैं। बोलो, क्या ये कर सकोगे? आप कैसी बातें करते हैं महाराज? पिशाचनाथ की आवाज़ आई। मैं तो आपका खिदमतगार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी इज्जत दी। मुझे तो आपकी ये खिदमत करके फ़ख्र होगा। आप हुक्म दें। शाबाश पिशाच, हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। दलीप सिंह खुश होता हुआ बोला, लेकिन याद रखना, रक्त कथा की हिफाजत तुम्हें अपनी जान से भी बढ़कर करनी होगी। मुकरंद तो पहले ही हमारे पास है, अब किसी तरह विजय और अल्फांसो को अपने कब्जे में और करना है। अभी मैं इतनी ही बात सुन पाई थी कि मुझे एक तरफ से किसी के आने के आहट में मैं तेज़ी से वहाँ से हट गई। मैं ये भी नहीं देख सकी कि आने वाला कौन था, और ना ही मुझे किसी ने देखा। शीला ने आगे बताया। उसके बाद मैं महल के बाहर बाग में आ गई। मेरे मन में उनकी बातें आगे सुनने की जिज्ञासा थी, इसलिए बाग में टहलती हुई मैं ये सोच रही थी कि एक बार फिर किसी तरह दीवाने खास तक पहुंचे। अभी मैं अपने इस इरादे में कामयाब भी नहीं हो पाई थी कि मैंने पिशाच और दलीप सिंह को बाग की तरफ आते हुए देखा। इससे आगे उनके बीच क्या बातें हुई, मैं चाहने के बाद भी नहीं सुन सकी, और पिशाचनाथ दलीप सिंह से विदा लेकर चला गया। मैंने ये खबर यहाँ आकर गुरुजी को बताई, और मैंने इस खबर को सुनने के बाद शीला से कहा कि तुम उसी तरह दलीप सिंह की कनीज़ों के बीच रहो और कुछ काम की बात जानने की कोशिश करें। उधर मैंने गुलशन, भीम सिंह, नाहर सिंह और बैनी सिंह को बुलाकर यह हुक्म दिया कि वे किसी तरह पिशाचनाथ के शागिर्दों में घुसकर पिशाचनाथ का दिल जीतने की कोशिश करा, और ये पता लगाएं कि उसने अपने घर में किस जगह पर रक्त कथा छुपाई है। तो क्या अभी तक उन चारों में से किसी ने आकर कोई खबर नहीं दी? महाकाल ने पूछा। नहीं, गुरबचन सिंह ने कहा। अभी तक तो उनकी कोई खबर नहीं आई है। इधर शीला भी 1 महीने और दलीप सिंह के राजमहल में रही, लेकिन उसके बाद कोई मतलब की बात पता नहीं लग सकी, और आखिर में मैंने उसे वहाँ से हटा लिया। तो क्यों नहीं पिशाचनाथ की खबर मैं खुद ही जाकर लूँ? अर्जुन सिंह बोले। पहले मैं उन चारों अय्यारों से जाकर मिलूंगा, फिर जो कुछ वे बताएंगे उसी के आधार पर मैं पिशाचनाथ से रक्त कथा हासिल करने की कोशिश करूंगा। हम भी यही सोच रहे थे, गुरबचन सिंह बोले। इतने दिनों तक उनकी कोई खबर न मिलना हमें भी तरद्दुद में डालता है। ये सारे काम तो हम सब यहाँ रहकर करेंगे ही। सबसे पहला काम तो यह है कि गौरव सिंह और वंदना राजनगर के लिए रवाना हो जाए। उसी समय गौरव सिंह का एक नौकर दक्षिण तरफ की पहाड़ियों में से निकलकर उन्हीं की ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। सभी की नज़र उस पर टिक जाती है, बातें बंद हो जाती हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ बैठने से पहले ही अपने सभी नौकरों को हुक्म दिया था कि हम इस वक्त बहुत ज़रूरी बातें कर रहे हैं, अतः कोई भी बेसबब यहाँ आकर दखल न करे। इसी वजह से सबको ये आशा थी कि किसी खास सबब से ही वह नौकर उनकी तरफ आ रहा। वह खास सबब क्या है, यही सुनने के लिए वे सब बेसब्र थे। नौकर ने उनके सामने आकर बाअदब सलाम किया। क्या बात है राणा, किस सबब से दखल किया? सरकार, राणा नामक नौकर बोला, अय्यार गुलशन, बैनी सिंह, भीम सिंह और नाहर सिंह आए। वे आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें इसी वक्त गुरुजी अथवा आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, इसलिए हाजिर हुआ था। सुनकर एक शायद के लिए गौरव सिंह ने गुरबचन सिंह की तरफ देखा और राणा से बोला, उन चारों की अच्छी तरह जांच करके यहाँ भेज दो। नहीं, जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरबचन सिंह ने कहा। उन्हें वैसे ही यहाँ भेज दिया। राणा हुक्म सुनते ही आदर के साथ सलाम करके उधर ही लौट गया जिधर से आया था। जिधर से वह आया था उधर की पहाड़ियों में बड़ी सी सुरंग था, और वह उसी सुरंग के रास्ते से इस मैदान में आया था। उसके जाने के बाद अर्जुन सिंह गुरबचन सिंह से बोला, आपने उनकी यानी चारों अय्यारों की जांच करने से क्यों इनकार कर दिया, अगर वे दुश्मन के अय्यार हुए? सुनकर गुरबचन सिंह मुस्कुराए और बोले, ये एक ऐसा साधारण विचार है जमाई साहब, जो साधारणतः दिमाग में आता ही, लेकिन उसका इंतज़ाम हमने पहले ही कर रखा। हमने उन चारों को पहचान का एक शब्द बताया था, वही उन्हें हमारे सामने आने पर कहना। आने वाले हमारे चारों अय्यार असली है या नहीं, इस बात के लिए जांच की ज़रूरत नहीं है। वे यहाँ आते ही हमारे बोलने से पहले वह पहचान बताते हैं जो हमारी अय्यार है, नहीं तो दुश्मन के। हमारे सामने पहुँचते ही खुद ब खुद उनके झूठ या सच्चे होने का भेद खुल जाएगा। असली अय्यार हुए तो बहुत कुछ पता लगेगा। इसके बाद वे सब इस तरह की बातें करते हैं, किंतु अब अपनी बातों में उनमें से किसी का भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उन सबको उन चारों का ही इंतज़ार था। सभी रक्त कथा के बारे में हाल जानने के लिए बेचैन थे। रह रहकर सबकी नज़र उसी सुरंग की ओर उठ जाती थी। आखिर उनके इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई। वे चारों आए, और आते ही उन्होंने सलाम के बाद पहचान का शब्द कहा। मुख्तसर ये कि कुछ सायत के बाद वे भी उनके पास ही बैठ गए, और इस तरह बातें होने लगी। कहो,
तुम चारों के क्या हाल है? गुरबचन सिंह ने उनसे कहा। ठीक है गुरुजी, बैनी सिंह ने कहा। हमने रक्त कथा हासिल कर ली है। क्या? सुनकर सभी उछल पड़े। हाँ, गुलशन बोला, हमने वह रक्त कथा हासिल कर ली है। नाहर सिंह, वह गुरुजी को दे दो। सबकी नज़र एकदम नाहर सिंह पर जम गई। नाहर सिंह ने अपने बटुए से एक जड़ाऊ डिब्बा निकाला और सबके बीच रख दिया। बोला, इस डब्बे में रक्त कथा है। हमने बहुत मेहनत करके इसे हासिल किया है। उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान न देकर गुरबचन सिंह ने रक्त कथा का जड़ाऊ डिब्बा उठाया और खोला। उसमें एक हस्तलिखित मोटा ग्रंथ रखा था। उसकी जिल्द के ऊपर ही बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, रक्त कथा। ये शब्द देखते ही कोई भी साफ पहचान सकता था कि यह किसी के खून से लिखा गया है। कई शायद तक सभी आंखें फाड़े उसे देखते रहे। फिर गुरबचन सिंह बोले, बिल्कुल यही है। ये देखो, इसके ऊपर जो रक्त कथा लिखा है, ये राक्षस नाथ ने खुद अपने खून से लिखा है। इसी तरह से ये सारा ग्रंथ राक्षस नाथ ने अपने ही खून से लिखा। यही राक्षस नाथ के तिलिस्म की चाबी है। सभी उसको उलट पलट कर देखना चाहते थे, किंतु गुरबचन सिंह ने उस जड़ाऊ डिब्बों को बंद करके सबके इरादों पर पानी फेरते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप सब इसे देखने के लिए बेचैन। आप देखना चाहते हैं कि आखिर ये रक्त कथा कैसी है, जिसके पीछे एक सदी से हर आदमी लगा हुआ है, और जिसके पास ये होती है वह अपने ज़माने का सबसे धनवान आदमी कहलाता है। आप चिंता ना करें, जी भर कर इसे देखें। हम सब इसे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये ज़रूरी समझते हैं कि हम अपने इन चारों बहादुरों से, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये तो पूछ लें कि इन्होंने ये महान काम किस ढंग से, कैसी कैसी बहादुरी से किया। हमें उन पर फ़ख्र होना चाहिए। सभी गुरबचन सिंह की इस बात से सहमत हुए और जी खोलकर सभी ने उन चारों की तारीफ की और पूछा कि उन्होंने ये काम किस तरह किया। तो जवाब में गुलशन ने यूँ कहना शुरू किया, आपका यानी गुरबचन सिंह हुक्म पाते ही हम चारों पिशाचनाथ से मिले। आपने इस काम के लिए खास तौर पर हमें ही इसलिए चुना था क्योंकि बाहर का कोई आदमी ये नहीं जानता था कि हम गौरव सिंह के लिए तैयारी करते हैं। पिशाच से मिलते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, हम चारों कंचनगढ़ के क्षत्रिय कुलों के लड़के हैं और हमारी अय्यारी में बड़ी दिलचस्पी है। किसी राजा महाराजा के यहाँ अय्यार बनने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी दबंग अय्यार को अपना गुरु मानकर उससे अय्यारी सीखें। अय्यारी के मामले में हमने आपका यानी पिशाचनाथ का बड़ा नाम सुना है। हमने सुना है कि इस जमाने में आपसे बढ़कर कोई अय्यार नहीं है। आप अय्यारों के शहंशाह। इसी तरह पिशाचनाथ की तारीफों के पुल बांधकर हमने उसको चढ़ा दिया और चारों ही उसके पैर मजबूती से पकड़कर लेट गए। हमने कहा कि हमने दिल ही दिल में बहुत पहले से आपको गुरु मान लिया। अब हम इन पाकीज़ा चरणों को उस समय तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप हमें अपना शागिर्द नहीं मानेंगे। इस तरह से हमने पिशाचनाथ से खुद को उसका चेला बनाने की दरख्वास्त की और आखिर में हमने उसके पैर तभी छोड़े जब उसने हमें अपना शागिर्द कहा। हमारे ख्याल से उसने हमारे बारे में ये जांच भी करवाई थी कि हमने अपना जो परिचय उसे दिया वह गलत है या सही। आपने इस बात का इंतज़ाम कंचनगढ़ में पहले ही कर दिया था, अतः हम उसकी जांच पर खरे उतरे थे। फिर क्या था, हम उसके शागिर्दों में मिल गए। अपने शागिर्दों को वह अधिकतर मठ पर रखा करता है और वहीं अय्यारी सिखाता। शागिर्दों से वो बहुत कुछ काम भी लेता। काफ़ी दिन तक तो हम ये महसूस करते रहे कि उसने अपने पुराने शागिर्दों को हम पर नज़र रखने का हुक्म दे रखा है, इसलिए हम आपसे मिल नहीं सके। धीरे धीरे हमने उसका यकीन जीतने की कोशिश की और कोई 45वें दिन उसने हमें भी अपने पुराने अय्यारों की तरह ही एक काम सौंपा। हमने उसका यकीन जीतने के लिए वो काम बखूबी किया। उसके बाद वो हमें रोज़ रोज़ नए नए काम बताने लगा। न जाने पिशाचनाथ किन किन चक्रों में उलझा रहता कि उसके पास बहुत काम है। वह हमें अक्सर ऐसे ही काम सौंपता था जिससे हमारी समझ में उसका पूरा मकसद भी नहीं आता था और उसका काम निकल जाता था। खैर, यहाँ उन बातों का कोई मतलब नहीं है कि वह हमें क्या क्या काम सौंपा करता था। मुख्तसर यह है कि धीरे धीरे हमने उसका दिल जीत लिया और वह हम चारों को अपने सभी शागिर्दों से ज़्यादा मोहब्बत करने लगा। आज से कोई 5 दिन पहले की बात है कि उसने हम चारों को मठ के तहखाने में बुलाया और कहा, तुम चारों मेरे सबसे बाद के शागिर्द हो, लेकिन सबसे होनहार। ये मैंने अभी तक तुम्हारे कामों से देखा। बस आपकी ज़र्रा नवाजी है गुरुजी, बैनी सिंह ने कहा, वरना हम किस काबिल हैं। अब तो ये छोटे मोटे काम करते करते हम उकता गए गुरुजी। नाहर सिंह बोला, अगर आपको हम पर यकीन हो तो कोई बड़ा और जिम्मेदारी का काम सौंपिए। हमें मज़ा भी आएगा और उसी बहाने आप हमारा इम्तिहान भी ले लेंगे। हम अय्यारी का कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, इसलिए तो मैंने तुम चारों को आज यहाँ तकलिये में बुलाया है। इशाजनाथ ने कहा, मुझे चारों पर पूरा यकीन और साथ ही इस बात का फ़ख्र भी है कि तुम जैसे काबिल आदमी मेरे शागिर्द हैं। क्या तुम मेरी कसम खा सकते कि जो काम मैं आज तुम्हें सौंपूंगा उसे तुम बिल्कुल गुप्त रखोगे और अपनी जान की भी परवाह ना करके करोगी? हमें भला उसकी कसम खाने में क्या हिचक थी। हमने उसे यकीन दिला दिया कि हम उसके वफादार हैं और वह हमें जो भी हुक्म
जो कुछ भी हुक्म देगा उसे हम पूरी हिफाजत से करेंगे। जब उसे यकीन हो गया तो बोला, सुनो, आज मैं तुम्हें बहुत ही जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूँ। अगर इस काम में ज़रा भी गड़बड़ हो गई तो समझ लो कि तुम्हारे गुरु की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे तुम्हारी वफादारी पर यकीन है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त बात बता रहा हूँ जिसका कि मेरे अलावा आज तक किसी को पता नहीं है। तुम्हें भी वह भेद गुप्ती रखना है। हमने उसे यकीन दिलाया कि हम उस भेद को अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करेंगे। तब उसने कहा, तुमने कभी किसी के मुंह से रक्त कथा का नाम तो सुना ही होगा। असलियत तो ये थी कि रक्त कथा का नाम सुनते ही हम चारों के दिल धड़कने लगे थे, मगर हम में से किसी ने भी अपने चेहरे पर ऐसे भावों को नहीं आने दिया। और मैं बोला, रक्त कथा? जी नहीं तो, हमने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, ये क्या चीज़ है? मेरा ये जवाब सुनकर पिशाचनाथ ने मुझे घूरा। फिर सोचा कि ये चारों नए अय्यार बने, फिर भला ये रक्त कथा के बारे में कहाँ से और कैसे सुन सकते हैं। बोला, मैं तुम्हें रक्त कथा के बारे में बताता हूँ। रक्त कथा असल में एक किताब है जो मेरे पिता ने मुझे मरते हुए सौंपी थी। इस तरह से वह हमें रक्त कथा के बारे में बताने लगा। हम जानते थे कि वह जो जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल झूठ है, लेकिन हम सुनते रहे। वो कहता रहा, उन्होंने मरते समय मुझे ये किताब दी थी और कहा था कि उसकी हिफाजत तुम अपनी जान से भी ज़्यादा समझना, इसका भेद गुप्त रखना और किसी को भी मत बताना। लेकिन आज मजबूर होकर तुम्हें बता रहा हूँ। उसका सबब यह है कि मुझे तुम्हारी वफादारी पर फ़ख्र है। आज तक मैं उसकी हिफाजत करता रहा था, लेकिन परसों शाम को मैं किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में उस कीमती चीज़ की हिफाजत तुम्हें करनी है। ये समझ रखना कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे हिफाजत का काम तुम्हें सौंपा है। हमें इस बात का फ़ख्र है गुरुजी कि आपने हमें इस लायक समझा। भीम सिंह ने कहा, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि हमें उसकी हिफाजत करनी किस तरह हो। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि रक्त कथा रखी कहाँ है, हम हिफाजत कैसे करेंगे? तुम चारों हमारे घर पर आए दिन आते जाते रहते हो, पिशाचनाथ ने कहा। तुमने देखा है कि हमारे घर में एक कमरे में मंदिर है, उसमें हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है। बस तुम्हें मेरी गैर हाजिरी में उसी मूर्ति की हिफाजत करनी है। उसी मूर्ति के दाएं हाथ में जो सोने की गदा है, अगर उसे हाथ में से निकाल लिया जाए तो हनुमान जी की मूर्ति की छाती ठीक इस ढंग से फटने लगती है जैसे हनुमान जी अपना सीना चीर कर अपने दिल में बसे राम और सीता को दिखा रहे हो। लेकिन उस मूर्ति के सीने में राम सीता नहीं, वह एक गुप्त रास्ता है जो रक्त कथा तक जाता है। इस तरह से उसने हमें रक्त कथा तक पहुँचने का सारा रास्ता बता दिया। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता हम आपको आगे चलकर बताएंगे। यहाँ तो मुख्तसर में केवल इतना ही समझ लीजिए कि उसने हमें सारा रास्ता बता दिया और हमसे इस भेद को ना खोलने के हज़ारों वादे लिए। हमने उसे पूरा यकीन दिला दिया कि हम उससे किसी तरह धोखा नहीं करेंगे। अब हमें उस वक्त का इंतज़ार था जब पिशाच कुछ दिनों के लिए बाहर जाए और हम अपना काम करें। हम बेताबी से ये इंतज़ार कर रहे थे कि ना जाने कैसे बेगम बेनज़ूर के अय्यार शैतान सिंह को ये पता लग गया कि रक्त कथा पिशाचनाथ के पास है। उसने पिशाचनाथ के साथ अपनी अय्यारी की चालें चलनी शुरू कर दी। पिशाचनाथ उन्हीं में उलझ गया। इसी तरह से गुलशन ने पिशाच और शैतान की टक्कर की सारी घटनाएं गौरव इत्यादि को सुना दी। हमारे पाठक वे सब बातें पिछले बयानों में पढ़ आए हैं और अभी तक बखूबी याद भी होगा। अतः हम व्यर्थ यहाँ लिखकर पाठकों का समय बर्बाद ना करके इस वक्त से वही लिखेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नया है और जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। ये सब सुनाने के बाद आखिर में गुलशन कह रहा था, इसके बाद कल रात पिशाचनाथ अपनी पत्नी रामकली और अय्यार बलदेव सिंह के साथ मत पर आए और हमें हुक्म दिया, गुलशन, तुम अपने तीनों साथियों को लेकर मकान पर जाओ और रामकली तथा जमुना को गिरफ्तार कर लो। आपको मैं बता चुका हूँ कि उस समय उनके मकान पर जो रामकली बनी बैठी थी, हकीकत में वह नसीम बानो थी। हम वहाँ से इस तरह चल दिए मानो हमें उनके हुक्म की तामीर करने की जल्दी हो, जबकि हकीकत कुछ और थी। वह हकीकत क्या थी, वह हमारी उन बातों को सुनकर पता लगा लें जो हमने मठ और पिशाचनाथ के मकान के बीच के रास्ते में की थी। अब क्या इरादा है? बैनी सिंह ने पूछा। इरादा क्या होता? मैंने कहा, अब भी अगर हमारा कुछ और इरादा रहे तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा? हमें पता लग चुका है कि रक्त कथा तक पहुँचने का रास्ता उस हमारा हनुमान की मूर्ति से है। हमारा नसीब देखो कि हमें इस समय घर का काम सौंपा गया। हमें यह भी पता लग चुका है कि शैतान सिंह ने भी रक्त कथा के लिए बखेड़ा खड़ा कर रखा है। इस चक्करबाजी में या तो शैतान सिंह उसे हासिल कर लेगा, अन्यथा पिशाचनाथ उसे वहाँ से हटा लेगा। इन दोनों में से कोई भी काम हो, इससे पहले कि हमें हाथ साफ कर देना चाहिए। अगर हम किसी तरह की देर करें तो यह हमारी बेवकूफ़ी हुई। हम सभी की राय यही थी। उसी वक्त भीम सिंह ने अपनी यह राय इन लफ्ज़ों में व्यक्त की, बस आज ही हमें ये रक्त कथा हासिल करके सीधे गुरबचन सिंह अथवा गौरव सिंह से मिलना चाहिए। आज लगभग 3 महीने हो गए जब उन्होंने हमें ये काम सौंपा था। हम भला उनके कैसे यार हैं जो उनसे इतने दिनों से मुलाकात भी नहीं की। हमारे इंतज़ार में वे बेकरार हूँ। हमारे ख्याल से काम ख़त्म करके हमें कल ही उनसे मिलना चाहिए। इस तरह से हम सभी की एक राय थी।
हम जिस वक्त पिशाचनाथ के मकान पर पहुंचे तो हमने देखा कि कुछ घुड़सवार सैनिकों ने उसके मकान को घेर रखा है और कुछ अंदर घुस गए हैं। उनकी वर्दी से ही हमने पता लगा लिया कि वे बेगम बेनज़ीर के सैनिक थे। अंदर से हमें जमुना की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। हम चारों ने एक पेड़ पर चढ़कर ये सब देखा। 3 सैनिकों ने जमुना को बेहोश कर दिया। नसीम बानो ने भी उनकी मदद की थी। इसके बाद सैनिकों ने सारे घर की तलाशी ले ली। हमारा ध्यान तो पिशाचनाथ के मंदिर वाले कमरे की ओर था, जो हमारे दिल में ये नहीं हमारा ध्यान तो पिशाचनाथ के मंदिर वाले कमरे की ओर था और हमारे दिल में ये शांति थी कि किसी भी सैनिक का ध्यान उस तरफ नहीं गया था। आखिर में वे सैनिक, जो संख्या में 15 थे, जमुना को लेकर वहाँ से चल दिए। नसीम बानो भी उनके साथ ही थी। हमें यह सोचकर संतुष्टि थी कि मंदिर वाले कमरे की ओर उनमें से किसी का भी ध्यान नहीं गया था, अतः रक्त कथा उनके हाथ में ही लगी थी। उनके जाते ही हम चारों पेड़ से उतरे और जल्दी से पिशाचनाथ के मकान की ओर बढ़े। हमने किसी दूसरी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और सीधे मंदिर वाले कमरे में पहुंच गए। हमारे सामने हनुमान जी की वही मूर्ति थी जिसके बारे में पिशाचनाथ हमें समझा चुका था और हमने पहले भी उसे कई बार देखा था। लेकिन उस मूर्ति के बारे में पिशाच के बताने से पहले हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रक्त कथा तक पहुंचने का रास्ता उसमें से भी हो सकता है। हमने जैसे ही वह गदा हनुमान जी के हाथ से खींची, पिशाचनाथ के बताए अनुसार ही रास्ता हमारे सामने था। वह रास्ता इतना सकरा था कि एक आदमी ही आराम से लेटकर उसमें समा सकता था। पहले मैं, बाद में भीम सिंह, पैनी सिंह और नाहर सिंह भी उसमें समा गए। कोई 7 गज हमें यूं ही लेटे लेटे रेंग कर आगे बढ़ना पड़ा। इसके बाद मेरे हाथ एक लोहे की सीढ़ी पर पड़े। ये सारा रास्ता हमें पिशाचनाथ बता चुका था, अतः मैं आराम से सीढ़ी पकड़कर लटक गया। उस वक्त वहाँ घुप अंधेरा था। मैं पैरों से टटोल टटोल कर सीढ़ी पर 2-3 डंडे नीचे उतरा और इसके बाद मैंने अपने बटुए से मोमबत्ती निकालकर जला ली। उसकी रोशनी में हमने देखा कि इस समय हम एक कुएं से में थे और ये सीढ़ी बहुत नीचे तक चली गई थी। हम मोमबत्ती की रोशनी में सीढ़ी पर उतर गए। इसके बाद हमने खुद को कुएं की सूखी हुई ज़मीन पर पाया। हमने पिशाच के बताए अनुसार ही लोहे की सीढ़ी का सबसे निचला डंडा एक खास तरीके से घुमाया, जिसके परिणाम स्वरूप कुएं की एक तरफ की दीवार में अजीब सी गड़गड़ाहट के साथ रास्ता बन गया। हम उस रास्ते में समा गए तो अब हमारे सामने एक बहुत ही लंबी चौड़ी सुरंग थी। मोमबत्ती की रोशनी में हम आगे बढ़ते ही चले गए। हालांकि पिशाचनाथ ने हमें पहले ही बता दिया था कि ये सुरंग अनेक मोड़ों के साथ बहुत दूर तक चली गई है, मगर फिर भी हमने ये कल्पना नहीं की थी कि वह इतनी लंबी हो। हम लगभग 1.5 घड़ी तक उस सुरंग में चलते रहे। इस बीच वह मोमबत्ती खत्म हो गई थी और हमें दूसरी जलानी पड़ी थी। किसी तरह राम राम करते हुए वह सुरंग खत्म हुई। अब हमारे सामने सुरंग बंद थी, किंतु हम उसे खोलने की तरकीब बहुत अच्छी तरह जानते थे। हमने सुरंग की बंद दीवार पर एक कील टटोली और उसे अंदर की तरफ दबा दिया। अब हमारे सामने एक बहुत लंबा चौड़ा हॉल था। इस हॉल की बहुत कुछ कैफियत पिशाचनाथ ने हमें बता दी थी, किंतु फिर भी हम बहुत देर तक उस हॉल को देखते रह गए। हॉल चारों ओर से बंद था। उसकी छत किसी मंदिर की छत की तरह बहुत ऊंची थी। चारों तरफ दीवारों पर अनेक तरह के हथियार लटक रहे थे। कुछ देर तक हम उस हॉल की कैफियत देखते रहे। फिर हमारी नज़र अपनी काम की चीज़ पर गई। रक्त कथा हमारी आंखों के सामने था, लेकिन इतने अजीब ढंग से और सुरक्षा के साथ रखी गई थी कि कोई साधारण आदमी उसे अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी हासिल नहीं कर सकता था। ध्यान से सुनिए, अब हम आपको पिशाचनाथ के दिमाग का कमाल सुनाते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना और उस पर गौर किया तो आपको पता लगेगा कि पिशाचनाथ ने कितने दिमाग से रक्त कथा की हिफाजत का इंतजाम किया था। सुनिए, हॉल के ठीक बीच में संगमरमर का एक वर्गाकार चबूतरा था, जिसकी लंबाई चौड़ाई 6-6 गज से किसी तरह कम नहीं थी। वह 5 गज ऊंचा था। उस चबूतरे के ठीक बीच में एक संगमरमर का बंदर खड़ा था। यानी स्थिति ये थी कि बंदर तक पहुंचने के लिए चबूतरे पर चढ़ना लाजमी था। चबूतरे के चारों ओर ऊपर चढ़ने के लिए 10-10 सीढ़ियाँ थी। चबूतरे के ऊपर ठीक बीच में जो बंदर खड़ा था, उसके हाथ में रक्त कथा का ये जड़ाऊ डिब्बा था। संगमरमर के बंदर का ये हाथ कुछ इस तरह का बनाया गया था मानो कोहनी पर से उसने थोड़ा मोड़ रखा हो। बंदर का बायां हाथ आगे को बढ़ा हुआ एकदम सीधा था, अतः इस हालत में दायां हाथ बाएं हाथ से पीछे था और उसके बाएं हाथ में एक चमचमाती हुई नंगी तलवार थी। अब शायद आप समझ गए होंगे कि दाएं यानी मुड़े हुए हाथ में रक्त कथा और बाहर को निकले हुए बाएं और लंबे हाथ में नंगी तलवार। इस तरह से बंदर के हाथ में दबी रक्त कथा हम आंखों के सामने देख रहे थे। हमें पिशाचनाथ ने सब कुछ बता दिया था, किंतु फिर भी हम उसकी कथनी को आजमाना चाहते थे। उसने हमें बताया था कि साधारणतः कोई भी आदमी इस बंदर के हाथ में से रक्त कथा नहीं ले सकता। जो भी आदमी इस संगमरमर के बंदर से रक्त कथा लेने की कोशिश करेगा,
ये बंदर उसकी हत्या कर देगा। बंदर किसी को अपने पास नहीं आने देगा। गुलशन ने वंदना इत्यादि को बताया। संगमरमर का बंदर हत्या कर देगा? गणेश दत्त आश्चर्य के साथ बोला। ये भला कैसे हो सकता है? जब तुम मेरी बात आगे सुनोगे तो संभव ही होगा, गुलशन ने बताया। पिशाचनाथ की इस बात पर हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं खुद संगमरमर के उस चबूतरे की ओर बढ़ा। मैंने अपना पहला पैर सीढ़ी पर रखा। संगमरमर के बंदर में हल्की सी हरकत हुई। दूसरी सीढ़ी पर रखा तो वह अपने स्थान पर ही खड़ा खड़ा घूमने लगा। तीसरी सीढ़ी पर पैर रखते ही उसके घूमने की रफ्तार तेज हो गई। इस तरह ज्यो ज्यो सीढ़ियाँ चढ़ता गया, बंदर के घूमने की रफ्तार और भी तेज होती चली गई। आखिर में जब 9वीं सीढ़ी पर था तो बंदर अपनी धुरी पर इतनी तेजी से घूम रहा था कि उसके चारों ओर उसके बाएं हाथ में दबी तलवार ही चमक रह रहकर मेरी आंखों में पड़ रही थी। वह इतनी तेजी से घूम रहा था कि रक्तकथा तो नजर भी नहीं आ रही थी। बहुत तेजी से घूमने के कारण बंदर का आकार भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बता चुका हूं कि बंदर के आगे निकले हुए हाथ में नंगी तलवार थी और तेजी से घूम रही थी। अब आप समझ सकते कि बंदर के पास पहुंचा ही नहीं जा सकता था। ऐसा दुस्साहस करने वाले को बंदर की तलवार पहले ही काट कर फेंक देती, और वह संगमरमर का बना हुआ करामाती बंदर इस तरह से रक्तकथा की हिफाजत कर रहा था। गुलशन के मुंह से इतना सुनकर सबके चेहरों पर आश्चर्य के भाव उभरा। अब बोलो, गुलशन गणेश दत्त से बोला, संगमरमर का बंदर हत्या कर सकता है या नहीं? 9वीं सीढ़ी से एक एक सीढ़ी उतरता हुआ मैं वापस नीचे आ गया। जो जो मैं नीचे उतरता जा रहा था, बंदर के घूमने की रफ्तार कम होती जा रही थी। जब मैं हॉल की ज़मीन पर आ गया तो तेज फिरकनी की तरह घूमता हुआ बंदर रुक गया। अब उसके हाथ में दबी हुई रक्तकथा भी साफ चमक रही थी। तलवार भी उसी तरह चमचमा रही थी। हम अजीब सी नज़रों से बंदर को देख रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। गुलशन जैसे ही सांस लेने के लिए रुका, भीम सिंह ने उससे आगे कहा। मैंने एकदम से कहा, मेरे दिमाग में उस तरकीब से अलग एक तरकीब आई जो पिशाचनाथ बता चुका था। नहीं, गुलशन ने मुझसे कहा, अब किसी तरकीब को आजमाने की कोशिश मत करो। उसी तरकीब से निकालते हैं जो हमें पिशाच बता चुका है। लेकिन मैंने गुलशन की ये बात नहीं मान और आखिर में अपनी ही जिद मनवा दी। मैंने म्यान से अपनी तलवार निकाली और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चबूतरे पर चढ़ गया। जब मैं 9वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो बंदर अपनी अधिकतम रफ्तार से घूम रहा था। मैंने वहीं खड़े खड़े अपना तलवार वाला हाथ आगे बढ़ाया। एक भयानक झन्नाटे के साथ मेरी तलवार बंदर के हाथ में दबी, चारों ओर घूमती तलवार से टकराई। आग की चिंगारियां चिटक उठी और मुझे इतना ज़बरदस्त झटका लगा कि मैं बिना सीढ़ियों से उतरी चबूतरे से नीचे आ गया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने काला सा पर्दा छा गया। हम सब झपट कर भीम सिंह के करीब पहुंचे तो पाया कि यह बेहोश हो चुका था। नाहर सिंह ने आगे बताया, हमने देखा कि हॉल की धरती पर एक तरफ भीम सिंह की टूटी हुई तलवार पड़ी थी और वह करामाती बंदर पुनः उसी तरह स्थिर हो चुका था। फिर मैंने बटुए से लखलखा निकाला और भीम सिंह को सुंघाकर होश में लाकर बिठाया। नाहर सिंह ने आगे बैनी सिंह बताने लगा। भीम सिंह होश में आने पर बोला, यह बंदर किसी को रक्तकथा तक नहीं पहुंचने देगा। तो फिर आपने बंदर के हाथ से ये रक्तकथा कैसे हासिल की? सवाल बेसब्री के साथ प्रगति ने किया। ज़रा आप सोचकर बताइए कि ऐसी हालत में उस बंदर से वह रक्तकथा कैसे हासिल की जा सकती है? गुलशन ने गौरव सिंह, गुरबचन सिंह, अर्जुन सिंह, गणेश दत्त, केवल सिंह, महाकाल, शीला, वंदना और प्रगति इत्यादि पर आंखें जमाकर कहा, क्या आप इस समय ये सोचकर बता सकते हैं कि ऐसे करामाती और कातिल बंदर से रक्तकथा कैसे ली जा सकती है? क्या कोई तरकीब दिमाग में आती है? प्रेरक पाठ को एक क्षण के लिए रोकिए। अगर आपने ध्यान से रक्तकथा की सुरक्षा के बारे में पढ़ा तो ज़रूर समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु को हिफाजत से रखने का ये कैसा करामाती तरीका है। अब ज़रा आप भी अपने दिमाग में सोचें कि ऐसी सुरक्षा के बावजूद ऐसी कौन सी तरकीब हो सकती है जिससे रक्तकथा को हासिल किया जा सके। याद रखिए, चौथे भाग का यही सवाल है जो आपसे पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए जो उस समय की परिस्थितियों से मेल खाए, जबकि ये कहानी है। इतना हम ज़रूर बता सकते हैं कि जैसी टेक्निक से वह बंदर बनाया गया, वैसी ही टेक्निक से भरा इसका जवाब भी होना चाहिए। हमारे कथानक के आगे की पंक्तियाँ जरा ध्यान से पढ़ो, शायद आपके दिमाग में इस सवाल का जवाब आ जाए। क्या किसी ढंग से बिना सीढ़ियों पर पैर रखे चबूतरे पर नहीं चढ़ा जा सकता? केवल सिंह ने पूछा। चबूतरे पर पैर रखते ही वह बंदर फिर उसी ढंग से घूमने लगता है, भीम सिंह ने बताया। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि किसी तरह से बंदर के ठीक ऊपर हॉल की छत में से एक रस्सी लटकाई जाए और बिना चबूतरे पर पैर रखे ऊपर से ही रस्सी पर लटक कर बंदर के हाथ से रक्तकथा ले ली जाए? गुरबचन सिंह ने राय दी। जी नहीं गुरुजी। गुलशन इस तरह से मुस्कुराया मानो वह करामाती बंदर उसके ही दिमाग की जाते। इस तरह से इतना होगा कि बंदर घूमेगा नहीं, किंतु जैसे ही बंदर के ऊपर रस्सी से लटका आदमी रक्तकथा को छुएगा, उसे झटका लगेगा और वह बेहोश हो जाएगा।
आ गया समझ। गौरव सिंह ने एकदम चुटकी बजाकर कहा, उस कमरे की किसी दीवार पर नहीं। हम गौरव सिंह की तरकीब इससे आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि गौरव सिंह की बताई हुई तरकीब बिल्कुल ठीक है, और ठीक तरकीब भला हम यहाँ कैसे लिख सकते? यही तो आपको बताना है। हम यहाँ केवल इतना ही लिख सकते हैं कि गौरव सिंह ने तरकीब बताई, और सारी तरकीब सुनने के बाद गुलशन बोला, आप ठीक कहते हैं। पिशाचनाथ ने बंदर के हाथ से रक्तकथा हासिल करने के लिए यही तरकीब बताई थी, जो तुमने भी इसी ढंग से बंदर के हाथ से रक्तकथा हासिल कर। गुरबचन सिंह को जी हाँ, गुलशन ने बताया, और जैसे ही बंदर के हाथ से रक्तकथा वाला जड़ाऊ डिब्बा अलग हुआ, वैसे ही हॉल की छत का थोड़ा सा भाग एक और हट गया। वहां से एक लोहे की सीढ़ी नीचे की ओर फिसल कर आने लगी। दूसरे ही शायद वह हॉल की धरती पर टिक गई। पिशाच के बताए अनुसार ही हम उस सीढ़ी पर चढ़ते चले गए। जब हमने वह सीढ़ी पार की तो एक टूटे फूटे से कमरे में खुद को पाया। हमारे ऊपर पहुंचते ही वह रास्ता बंद हो गया। अब हमने उस कमरे की कैफियत देखी तो चारों एक बार को तो बुरी तरह से डर गए। उस कमरे में चारों ओर अनेकों बंदर बैठे थे। हम चारों ने एकदम अपनी अपनी म्यानों से तलवारें खींच ली, लेकिन अगले ही क्षण हमें शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि वे सारे ही बंदर मिट्टी के बने हुए नकली बंदर थे। लेकिन एक नज़र में देखने पर वे बिल्कुल असली लगते थे। इन नकली बंदरों की संख्या उस कमरे में कम से कम 20 होगी। ये किसी खंडहर का टूटा हुआ कमरा था। हम सब ने तलवारें म्यान में डाली और उस कमरे से निकलकर बाहर आ गए। हमने खुद को सोनिया के खंडहर में पाया। पाठक याद रखें, सोनिया के खंडहर में वे पहले भी कई बार जा चुके हैं। यही वह जगह है जहाँ नकली बलवंत ने असली बलवंत को एक कोठरी में कैद कर रखा था, जिसका रास्ता एक गुड़िया द्वारा उसकी छत पर है। देखें, पहले भाग के 15वें पेज और 51वें पेज पर सोनिया का खंडहर का नाम आया। याद ना हो तो एक बार आप सरसरी नज़र से देख सकते हैं। सोनिया के खंडहर की काफ़ी कुछ कैफियत हम लिखाए हैं। वही सब कुछ इन चारों ने गौरव इत्यादि को सुनाई और आखिर में बोले। जैसे ही हम खंडहर के पिछले भाग में आए, खंडहर की किसी दीवार से एकदम 4 बंदर हम पर टूट पड़े। इस बार हम पर हमला करने वाले बंदर नकली नहीं बल्कि असली थे। एक शायद तो हमारी समझ में ही नहीं आया कि एकदम क्या हो गया। जब समझ में आया तो बंदर हमारे शरीर पर कई जगह अपने नाखूनों की खरोंच से मार चुके थे। फिर हमने अपने अपनी मयानों से तलवारें खींच ली। इसके बाद खंडहर में बंदरों से हमारा अजीब युद्ध हुआ। हालांकि हमने अपनी तलवारों से काफ़ी बंदर मारे, लेकिन पता नहीं कहाँ से इन बंदरों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि हम बंदरों से इतना डर गए, हम इन बंदरों से डर गए और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए अपने चारों ओर तलवार घुमाते हुए खंडहर से बाहर की ओर भागे। बड़ी कठिनाई से हम खंडहर से बाहर निकल सके। सबसे ज़्यादा तरद्दुद की बात तो यह है कि खंडहर से बाहर निकलने के बाद बंदरों ने हमारा पीछा नहीं किया। बस उसके बाद हम आज की सारी रात पैदल चलते हुए यहाँ पहुँचे। कहानी का अंत भी गुलशन ने इन शब्दों के साथ किया, खैर हम तुमसे बहुत खुश हैं। गौरव सिंह ने कहा, हकीकत में तुमने बहादुरी का परिचय देकर इस रक्तकथा को हासिल किया। वक्त आने पर हम तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम देंगे। हमें अपने तुम जैसे अयानों पर फख्र है। अगर तुम हमारे साथ इसी तरह वफादारी से रहे तो जल्दी ही हम दलीप सिंह से अपना राज्य वापस ले सकते हैं। साथ ही राक्षसनाथ का तिलिस्म हमारे हाथ लग सकता है। इसके बाद उन लोगों के बीच इसी तरह की कुछ और बातें होती रही। आखिर में प्रगति बोली, गुरुजी, अब तो मैं रक्तकथा देखना चाहती। प्रगति ने सभी के दिल की बात कही थी। गुरबचन सिंह भी ये बात अच्छी तरह समझ रहे थे। उन्होंने जड़ाऊ डिब्बा खोला और उसमें से रक्तकथा निकाल कर हाथ में ली, और जैसे ही उसकी जिल्द पलटकर उन्होंने अंदर का पेज देखना चाहा, वे एकदम इस तरह उछल पड़े मानो किसी बिच्छू ने उन्हें अचानक टंक मार दिया। क्या हुआ गुरुजी? उन्हें इस तरह चौंकता देखकर गौरव सिंह ने एकदम पूछा। गुरबचन सिंह ने अजीब सी झुंझलाहट के साथ रक्तकथा सबके बीच में फेंक दी। सबने देखा, अंदर के पेज एकदम खाली थे, उन पर कहीं भी कुछ नहीं लिखा था। उसे देखते ही वंदना बोली, क्या मतलब? ये पेज खाली क्यों है? क्योंकि हमारे साथ ज़बरदस्त धोखा हुआ है। गुरबचन सिंह ने मायूस स्वर में कहा। क्यों, क्या हुआ? कईयों के मुंह से निकला, यह रक्तकथा नकली है। गुरबचन सिंह ने जैसे धमाका किया। क्या? असलियत सुनकर सब बुरी तरह चौंक पड़े। ये कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, बल्कि हुआ है। गुरबचन सिंह बोले, जैसे हम अपनी जीत समझ रहे थे। ये हमारी कितनी बड़ी हार है, यह हमारी समझ में अब आया है। यह ऊपर की जिल्द जिसे देखकर मैंने धोखा खाया, ये वास्तव में असली रक्तकथा की जिल्द है। लेकिन असली जिल्द के अंदर रक्तकथा नकली है। इसके किसी भी पेज पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इतना ज़बरदस्त धोखा में दिया किसने? कहते कहते गुस्से से गौरव सिंह की आंखें सुर्ख हो गई। पिशाचनाथ के अलावा इतनी गहरी अय्यारी कोई और नहीं कर सकता, गुरबचन सिंह बोले। उसने हमारे इन चारों अय्यारों को बड़ा ही ज़बरदस्त धोखा दिया। जब यह बता रहे थे कि पिशाचनाथ ने रक्तकथा के बारे में इतनी सब जानकारी खुद ही न दी थी, मैं उसी वक्त सोच रहा था कि पिशाचनाथ जैसे दबंग अय्यार ने भला इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। लेकिन अब समझ में आया
कि खुद को बेवकूफ़ जाहिर करके न केवल इन चारों को बल्कि हम सबको भी बेवकूफ़ बनाने में सफल हो गया। उसे पता लग गया होगा कि ये चारों हमारे अय्यार हैं। हमारा बुरा तो वह करता नहीं है इसलिए, लेकिन हाँ, अपने दिमाग से उसने हमें मज़ा चखा दिया। किसी तरह से उसने इन चारों को अपने जाल में उलझाया। गुरबचन सिंह की इतनी बातें सुनकर भीम सिंह, बैनी सिंह, नाहर सिंह और गुलशन की आंखें आपस में टकराईं। उन आठों आंखों में सफलता की चमक थी, मानो वे आंखें एक दूसरे से कह रही हों, बड़े बड़े अय्यारों का गुरु गुरबचन सिंह भी आखिर धोखे में आ ही गया। दिलों में अपनी चाल की कामयाबी की खुशी लिए उन चारों ने भी अपने मुंह लटका लिए, जैसे हकीकत में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया और उनका दिल रो रहा हो। लेकिन इनकी साजिश कोई तो जानता ही होगा। छठा बयान। जब बिहारी सिंह ने यह बताया कि रक्त कथा तक पहुंचने के लिए हनुमान की मूर्ति में से रास्ता जाता है, तो पिशाचनाथ एकदम चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव स्पष्ट उभर आए। अब उसे यह भी यकीन आ गया, बिहारी सिंह जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है। बोला, ओ, तुमने सबूत तो ऐसा दिया है कि अब मुझे तुम्हारी बात का यकीन करना ही होगा। वास्तव में ये भेद उन चारों के अलावा मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ज़रूरी तुमने उनकी बातें सुनी है, वरना तुम्हें किसी भी तरह हनुमान की मूर्ति वाला भेद पता नहीं लग सकता था। इसका मतलब तो ये हुआ पिशाचनाथ की वे चारों आदमी हकीकत में गौरव सिंह के अय्यार है। श्यामा सिंह बोला, अब तक उन्होंने वहाँ से रक्तकथा गायब कर दी होगी। उधर जमुना को भी बेगम बेनज़ीर के आदमी ले गए होंगे। ये तो हमारी बहुत बड़ी हार हो गई थी। जिस रक्तकथा को तुम बचाने की इतनी कोशिश कर रहे थे, उसे कितनी आसानी से गौरव सिंह के अय्यारों ने हासिल कर लिया। काफ़ी देर तक उनके बीच इसी तरह की बातें होती रही। पिशाचनाथ सहित अब सभी को यकीन हो गया था कि बिहारी सिंह हकीकत में जमुना से मोहब्बत करने लगा है और अपने दिल की खातिर ही उसने इतना बड़ा खतरा लेकर उन्हें बचाया। कुछ देर तक पिशाचनाथ चुपचाप न जाने क्या सोचता रहा। फिर एकाएक बोला, बिहारी सिंह, हम मान गए कि तुम जमुना से सच्ची मोहब्बत करते और हम तुमसे ये वादा भी करते हैं कि हम जमुना से तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन जैसा कि तुम जानते, जमुना इस समय तुम्हारे पिता के कब्ज़े में और वे उसकी हत्या तक करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त जमुना को उनके पंजे से निकालने का एक ही रास्ता है। इसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी मदद करो तो जमुना के लिए मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। जवाब में पिशाचनाथ ने बिहारी के हाथ से कुछ लिखवाया और बोला, अब मैं आप सभी से विदा लेकर चलता हूँ और जमुना को निकाल कर लाने का उद्योग यानी प्रयास करता हूँ। रामकली 2-1 दिन यहीं रहेगी गिरदारी से। तुम रामकली का ख्याल रखना। कैसी बातें करते हो, ये घर तुम्हारा नहीं है? इसके बाद पिशाचनाथ बलदेव सिंह, बिहारी सिंह, श्यामा सिंह, बागी सिंह और गिरधारी सिंह से विदा लेकर मकान से बाहर निकल गया। वह तेजी के साथ बेगम बेनज़ीर के राज्य की ओर जा रहा था। चलते चलते उसे शाम और फिर रात हो गई। जब वह बेगम बेनज़ीर के राज्य में दाखिल हो गया तो किसी तरह से शैतान सिंह से मिलने का उद्योग करने लगा, यानी प्रयास करने लगा। आइए हम पहले शैतान सिंह से मिलते हैं। हम इस समय शैतान सिंह को बेगम बेनज़ीर के पास ही बैठा हुआ पाते हैं और वे दोनों इस समय दीवाने खास में कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं। शैतान सिंह बेगम बेनज़ीर से कह रहा है, इस तरह से हमने पिशाचनाथ की लड़की जमुना को तो अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन मठ के नीचे वाले तहखाने में हमें पिशाचनाथ अथवा रामकली कहीं भी नज़र नहीं है। और सबसे ज़्यादा तरद्दुद की बात तो ये है कि जो 15 सिपाही जमुना को लेकर आए हैं, उनके साथ ही मैंने बिहारी सिंह को भेजा था, लेकिन रास्ते में ही न जाने वह कहाँ गायब हो गए, कुछ पता नहीं लगता। क्या उन 15 सिपाहियों में से भी कोई नहीं जानता जो उसके साथ गए थे? बेगम बेनज़ीर ने पूछा। यही तो तरद्दुद की बात है बेगम साहिबा, शैतान सिंह बोला। मैंने खूब अच्छी तरह उनसे ठोक बजाकर पूछ लिया, लेकिन सबका यही कहना है कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि बिहारी सिंह उनके बीच में से आकर गायब किस वक्त हुआ। तो अब तुम क्या करोगे? बेगम बेनज़ीर ने पूछा। करूँगा क्या? शैतान सिंह डर स्वर में बोला। इतनी आसानी से मैं भी हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। मैंने भी कसम खाई है कि मैं रक्त कथा के बारे में पता लगाकर ही चैन की सांस लूँगा। जमुना इस वक्त मेरे कब्जे में है। इस बार चाहे जैसे भी हो, मैं पिशाचनाथ से आमना सामना करूँगा और उससे कहूँगा कि या तो वो मुझे रक्त कथा का भेद बता दे, अन्यथा मैं जमुना को मार डालूंगा और टमाटर वाला भेद सारे ज़माने के सामने खोल दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है शैतान के बिहारी सिंह को किसी ढंग से पिशाचनाथ ने? मैं भी काफ़ी देर से यही सोच रहा, शैतान सिंह बोला। ऐसा हो सकता है कि उसने बिहारी सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अब वह उसके ज़रिए मुझे किसी तरह से दबाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी इस तरह की किसी भी चाल में आने वाला नहीं। एक आवाज़ के साथ उस कमरे की खुली खिड़की से एक ढेला आकर कमरे में गिरा। कमरे की ज़मीन पर वह एक शायद तक लुढ़कता रहा और फिर एक जगह रुक गया। कमरे की छत में लटकी शानदार कंदील की रोशनी में यह ढेला बहुत ही अजीब सा लग रहा था। शैतान सिंह ने एक नज़र बेगम बेनज़ीर की ओर देखा तथा आगे बढ़कर उस ढेले को उठा लिया। ढेले पर एक कागज़ लिपटा हुआ था
डेले से अलग करके उस कागज़ को पढ़ा गया। लिखा था, पिताजी चरण स्पर्श। ये खत मैं यानी बिहारी सिंह लिख रहा हूँ। जिस वक्त आपने मुझे 15 सिपाहियों के साथ पिशाच के घर भेजा था, उस वक्त उन सभी बातों को खुद पिशाचनाथ सुन रहा था। रास्ते में ही पिशाचनाथ ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त मैं नहीं जानता कि कौन सी जगह कैद हो, लेकिन इतना जानता हूँ कि यह पिशाचनाथ के कब्जे की कोई जगह है। ये खत भी मुझे मजबूर करके पिशाच ही लिखवा रहा है। पिशाच का कहना है कि ये मुझे इस कैद से तभी आज़ाद करेगा जब आप पहले जमुना को अपनी कैद से आज़ाद करेंगे, वरना ये मेरा वही करेगा जो आप जमुना का करेंगे। आपका पुत्र बिहारी सिंह। शैतान सिंह ने उस कागज़ को पलटा तो उसके दूसरी तरफ इस तरह का मजमून था, प्यारे शैतान सिंह, तुमने अपने लड़के का खत पढ़ लिया होगा और उसकी लिखाई भी अच्छी तरह पहचान ली होगी। अब जमुना के साथ कोई भी सलूक करने से पहले ये अच्छी तरह सोच लेना कि उसका मुआवजा बिहारी सिंह को भुगतना होगा। मैं जान चुका हूँ कि तुमने बिहारी सिंह को जमुना के पीछे इसलिए लगाया कि वह जमुना को अपने प्रेम जाल में फंसा ले। 2 बार तुमने रामकली का अपहरण करके नसीम बानो को रामकली बनाया। मैं तुम्हारी सभी साजिशों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका हूँ। अब मैं ये भी जान गया हूँ कि ये सारी कार्रवाई तुम रक्त कथा के लिए कर रहे थे। अगर रक्त कथा के बारे में तुम मुझसे किसी तरह की बातचीत करना चाहते हो तो इसी वक्त मुझसे सोनिया के खंडहर में मिले। ध्यान रहे, इस बारे में किसी दूसरे को बताने अथवा किसी दूसरे की मदद के साथ सोनिया के खंडहर में मत पहुंचना, क्योंकि हर वक्त मेरी नज़रें तुम पर टिकी और ऐसी हालत में तुम्हारी मुलाकात मुझसे नहीं हो सकेगी। मैं अय्यार हूँ और अय्यार अपने उस्ताद की झूठी कसम नहीं खाता। मैं उस्ताद की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं भी अकेले ही तुमसे सोनिया के खंडहर में मिलूंगा। तुम्हें भी अपने उस्ताद की कसम है कि तुम भी अकेले ही आना। 2 मर्दों की बातें अगर आमने सामने अकेले में हो तो अच्छा होता। अगर तुम अकेले आते हो तो मैं तुम्हें मर्द समझूंगा, अन्यथा खैर। इसी वक्त निश्चित जगह पर पहुंचे पिशाचनाथ। खत पढ़ने के बाद शैतान सिंह कई शायद तक कुछ सोचता रहा। फिर बेनज़ूर की आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग की। क्या हुआ शैतान, इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं, शैतान सिंह बोला। हकीकत में बिहारी पिशाच के कब्जे में, और जैसा कि हमें डर था उसने हमें धमकी दी है। इस वक्त मैं चलता हूँ, रात को किसी वक्त या सुबह को मैं आपसे मिलूंगा। हो सकता है कि आज रात मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। तुम्हें किसी तरह की मदद की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, शैतान सिंह ने कहा। आज की रात तो मुझे जो कुछ करना है अकेले ही करना है। इतना कहने के बाद शैतान सिंह ने बेगम से विदा ली और राजमहल से निकलकर अस्तबल में आया। उसने एक घोड़े पर जीन कसी और सवार होकर सोनिया के खंडहर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त रात का दूसरा पहर खत्म होने जा रहा था जब वह खंडहर में पहुंचा। आज अर्धचंद्र आकाश में था और उसकी हल्की हल्की चांदनी खंडहर में छिटकी हुई थी। अभी वह घोड़े से उतर ही रहा था कि उसके आसपास ही कहीं से आवाज़ आई। अकेले आकर तुमने साबित कर दिया शैतान सिंह कि तुम हकीकत में मर्द हो, लेकिन तुम भी तो मर्द की तरह सामने आओ। मैं तो मर्द की तरह तुम्हारे सामने ही। पिशाचनाथ की आवाज़ गूंजी। ऐसे तुम्हारी आंखों का फेर ही कहना चाहिए कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन लो, मैं तुम्हारे सामने आ रहा। इन शब्दों के साथ ही पास के पेड़ की छाया से निकलकर एक साया सामने आ गया। पाठक समझ गए होंगे कि ये पिशाचनाथ ही है। ये हुई ना बात? शैतान सिंह मुस्कुराता हुआ बोला। आप कहो, तुमने मुझे यहाँ किस तरह की बातें करने के लिए बुलाया? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी तुम्हारी आपस में क्या लड़ाई है? पिशाचनाथ ने पूछा। अय्यारों की आपस में व्यक्तिगत लड़ाइयों तो बहुत कम हुआ करती, शैतान सिंह बोला। हर अय्यार का एक ही काम, अपनी ताकत के अनुसार मालिक की खिदमत कर। मेरी और तुम्हारी भी कोई दुश्मनी नहीं है। देखा जाए तो मेरी मालकिन और तुम्हारे मालिक राजा दलीप सिंह की भी कोई खास दुश्मनी नहीं। पीछे जो कुछ भी हुआ है वह केवल रक्त कथा के कारण ही हुआ है। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें रक्त कथा सौंपी और ये हुक्म दिया कि तुम अपनी जान से भी बढ़कर उसकी हिफाजत करोगे, और मेरी मालकिन बेगम बेनज़ूर का ये हुक्म है कि चाहे जान चली जाए, रक्त कथा हासिल करनी। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ और तुम अपना। हमारे बीच किसी तरह की खानदानी दुश्मनी तो है नहीं। बस, पिशाचनाथ बोला, यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त भी तुमने मेरी लड़की और मैंने तुम्हारे लड़के को जो गिरफ्तार कर रखा है, उसका सबब भी वह रक्त कथा ही है। अब अगर मैं ये कहूँ, अब रक्त कथा मेरे पास नहीं रही। शैतान सिंह ने बड़ी तीखी नज़र से पिशाचनाथ को घूरा और बोला, पिशाच, मैं तेरी हरामज़दगियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तू अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी शायद कोई भी रूप बना लेता है, लेकिन याद रख, मेरा नाम शैतान सिंह है। आज तक मैं अकेले ही आदमी हूँ जो टमाटर के भेद को जानता है। अगर तुमने मुझसे किसी तरह की कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं सारे ज़माने के सामने टमाटर फोड़ सकता हूँ। शैतान सिंह के ये लफ्ज़ सुनकर पिशाचनाथ के चेहरे पर डर, घबराहट और याचना के भाव आ गए। वह 2 कदम शैतान सिंह की ओर बढ़कर एक तरह से गिड़गिड़ा उठा।
मैं जानता हूँ शैतान सिंह कि तुम मेरे उस भेद को जानते हो और इसी सबब से मैं तुमसे दबता भी। मैं और तुम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर तुमने टमाटर जमाने के सामने फोड़ दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। वह भेद खुलने के बाद मैं ज़माने में किसी को भी अपनी सूरत तक भी नहीं दिखा सकूंगा। मैं सच कहता हूँ शैतान सिंह कि अगर तुमने वह भेद खोल दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तुम्हें मैं अपने बड़े भाई जैसा मानता हूँ और इज्जत करता हूँ, लेकिन तुमसे मेरी यह विनती है कि टमाटर को फोड़कर तुम मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर मत करो। तुम ये भी जानते हो कि मेरा भेद खोलने से तुम्हें किसी तरह का फ़ायदा नहीं होगा। मैं भी दिल से ये नहीं चाहता कि तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर करूं। शैतान सिंह बोला, ये भी तुम सही कहते हो कि तुम्हारा वह भेद खोलने से मुझे किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह से आगे कभी भी उस भेद को अपनी ज़ुबान बना लाऊं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस भेद के एवज में मैं तुम्हारा हर काम कर सकता हूँ। तुम मुझे छोटा भाई समझकर हुक्म दे सकते। मैं तुमसे केवल रक्त कथा चाहता हूँ। पिशाचनाथ की गिड़गिड़ाहट से शैतान सिंह ने यही अंदाज़ा लगाया था कि पिशाचनाथ टमाटर के भेद के कारण उसके सामने झुक रहा। अतः वह पुनः बोला, अगर तुम मुझे रक्त कथा दे दो तो मैं तुम्हारा भेद हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लूंगा। पिशाचनाथ के चेहरे पर ऐसे भाव हो रहा है मानो वह भी रोने ही वाला है। वह एकदम शैतान सिंह के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि इस वक्त तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। मैं इंद्रदेव की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास रक्त कथा नहीं है। अगर होती तो मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें ज़रूर दे देता। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं रक्त कथा को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ नहीं समझता। ये केवल मैं ही जानता हूँ कि इस समय मैं कैसा मजबूर कि मैं तुम्हें वह रक्त कथा नहीं दे सकता। तुम मुझसे अपना और कोई काम ले सकते हो। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मत कहो कि तुम मेरा भेद खोल दोगे। रक्त कथा मेरे पास नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? अपने कदमों से लिपट कर गिड़गिड़ाते पिशाचनाथ को देखकर फक्र से शैतान सिंह का सीना फैल गया। पिशाच जैसा अय्यार उसके कदमों में गिर जाए, भला इससे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। उस एक सायत में शैतान सिंह ने महसूस किया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार है। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि कहीं पिशाच ये सब कुछ नाटक तो नहीं कर रहा। कहीं यह रक्त कथा ना देने की कोई साजिश तो नहीं है। यही सोचकर उसने पिशाचनाथ को अपने कदमों से उठाया और बोला, मुझ पर तुम्हारे इस तरह के नाटक का कोई असर नहीं होगा पिशाच। या तो रक्त कथा मुझे दे दो, वरना नहीं शैतान सिंह नहीं। वास्तव में रो पड़ा पिशाचनाथ, मेरा यकीन करो, रक्त कथा मेरे पास नहीं है। तुम झूठ बोलते हो, शैतान सिंह कुर्राया। हमें अच्छी तरह मालूम है कि दलीप सिंह ने रक्त कथा सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें ही दी थी। हाँ दी थी, पिशाचनाथ बोला। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि रक्त कथा मेरे पास नहीं थी। निसंदेह रक्त कथा दलीप सिंह ने मुझे दी थी और उसे मैंने अपने पास हिफाजत से रखा भी था। आज सुबह तक मेरे पास थी भी, लेकिन लाख हिफाजत के बाद भी मेरे पास से जाती रही। कौन ले गया? शैतान सिंह ने कहा। इस तरह की तो हमने अभी तक कोई खबर नहीं सुनी। आप सुनते भी कैसे? पिशाचनाथ बोला। अभी मेरे अलावा पता भी किसे? मैंने अपने उस्ताद की कसम खाकर कहता हूँ कि रक्त कथा को जिस जगह मैंने रखा था वहाँ से गौरव सिंह के 4 अय्यार ले गए। आज से कोई 3 महीने पहले भीम सिंह, गुलशन, नाहर सिंह और बैनी सिंह नाम के 4 अय्यार मेरे पास आए और मेरा शागिर्द बनने की जिद करने लगे। मैंने उनके बारे में पूरी खोजबीन की। उन्होंने मुझे अपना जो परिचय दिया था, मेरी खोजबीन में वह सही था और मैंने उन्हें अपना शागिर्द बना लिया। हाय हाय, उस दिन मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हकीकत में वे चारों गौरव सिंह के अय्यार हैं। मैं पिछले दिनों किसी काम से बाहर जा रहा था। उन पर यकीन करके मैंने उन्हें रक्त कथा का भेद बता दिया, लेकिन तुम्हारी अय्यारी के सबब से मैं बाहर नहीं जा सका और तुमसे रक्त कथा की हिफाजत करने लगा। मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ था। होता चारों बदकार रक्त कथा लेकर गायब होगा। इस तरह पिशाच ने सारी बात शैतान सबको बता दी। लेकिन जो तुम कह रहे हो उसका सबूत? मैं तुम्हें वह जगह इसी वक्त दिखा सकता हूँ जहाँ मैंने अपनी तरफ से पूरी हिफाजत के साथ वह रक्त कथा रखी थी, लेकिन उन्होंने मेरी ही बताई तरकीब से रक्त कथा वहाँ से गायब कर दी। मेरे दिमाग को न जाने क्या हो गया था कि मैंने आखिर तक का सारा भेद उन्हें बता दिया था। चलो, मैं वह जगह देखना चाहता हूँ। हो सकता है जगह देखकर तुम्हारी बात का यकीन आ जाए। आओ मेरे साथ। पिशाच ने शैतान का हाथ पकड़ा और उस कोठरी की ओर बढ़ता हुआ बोला, जिसका हाल गुलशन इत्यादि के मुंह से हमारे पाठक पिछले बयान में बखूबी पड़ा है। यह वही कोठरी है जिसमें से उस हॉल तक लोहे की सीढ़ी लगी है, जिसमें वह करामाती बंदर है, और यह वही कोठरी है जिसमें लगभग 20 असली दिखने वाले नकली बंदर बैठाए गए। शैतान सिंह को उसी तरफ ले जाता हुआ पिशाचनाथ बोला, मैंने शुरू में ही तुमसे पूछा था कि रक्त कथा के अलावा तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास रक्त कथा नहीं रही और मैं टमाटर वाले भेद से बहुत डरता हूँ। मुझे ये डर है कि कहीं तुम मेरा भेद ना खोल दो। इसलिए मैंने इस वक्त तुम्हें यहाँ बुलाया कि तुम्हें ये बता सकूं कि अब हमारी दुश्मनी का सबब यानी रक्त कथा अब मेरे पास नहीं है। जब हमारी दुश्मनी का सबब ही ख़त्म हो गया तो तुम बेकार ही मुझे क्यों बदनाम करोगी?
इसी तरह की मक्खन पॉलिश करता हुआ पिशाचनाथ उसे 15 वाले टूटे फूटे कमरे में ले गया। यहाँ पहुंचकर उसने अपने बटुए से एक मोमबत्ती निकालकर जलाई और उस कमरे में रोशनी कर दी। दाईं तरफ की दीवार के पास मिट्टी के 3 बंदर एक लाइन में बैठाए गए थे। शैतान सिंह ने देखा कि पिशाच ने बीच वाले बंदर को थोड़ा दाहिनी तरफ घुमाया। कमरे की धरती में एक खाली स्थान बन गया। पिशाच ने उस रास्ते की तरफ बढ़ते हुए कहा, इसके नीचे एक हॉल है। उस हॉल में से सुरंग के जरिए एक रास्ता मेरे मकान तक जाता है। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने मकान में एक कमरा मंदिर का बनवा रखा है। उसमें एक बड़ी हनुमान की मूर्ति है। ये रास्ता उसी मूर्ति में खुलता है। इसी तरह की बातें बनाता हुआ पिशाच बंदरों वाले कमरे की धरती में खुले रास्ते के पास पहुंचा। मोमबत्ती की रोशनी में नीचे को जाती हुई लोहे की सीढ़ी का थोड़ा सा भाग नजर आ रहा था। मोमबत्ती हाथ में लिए पिशाच और उसके पीछे शैतान सिंह उस सीढ़ी पर उतरता चला गया। 5 शायद बाद ही वे दोनों उसी हॉल में थे जिसके बारे में पिछले बयान में पढ़ा है। वो देखो, चबूतरे के ऊपर बने बंदर की ओर इशारा करके पिशाच बोला। उसके एक हाथ में, जो बायां हाथ है और बाहर को निकलता हुआ, में तलवार है और दाहिना हाथ इस वक्त खाली है। बंदर के इसी हाथ में रक्त कथा का वह जड़ाऊ डिब्बा था। लेकिन इतनी कीमती चीज़ तुमने सबकी आंखों के सामने क्यों रखी? शैतान सिंह बोला। ऐसी कीमती चीज़ को तो तुम्हें किसी खास हिफाजत की जगह पर छुपा कर रखना चाहिए था। अगर कोई भी यहाँ पहुँच जाए तो फिर इसे बंदर से रक्त कथा लेने में क्या परेशानी हो सकती है? हमें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसी गैर जिम्मेदार जगह तुम रक्त कथा को रख ही नहीं सकते। मेरे पास इससे ज़्यादा हिफाजत की जगह और कोई नहीं थी, पिशाचनाथ ने कहा। अगर मैं उन दुष्टों को तरकीब नहीं बताता तो वे किसी भी हालत में इस बंदर से रक्त कथा नहीं ले सकते थे। इस बंदर में हमें ऐसी तो कोई खास बात नज़र नहीं आती। यह बंदर अपने पास किसी को पहुंचने तक नहीं देता। जो भी इसके पास जाने की कोशिश करता है, यह उसी को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार देता है। यह तलवार उसके हाथ में इसी सबब से। ऐसा भला क्यों कर हो सकता है? शैतान सिंह अविश्वास भरे स्वर में बोला। एक संगमरमर का बेजान बंदर भला किसी को अपने पास पहुंचने से कैसे रोक सकता है? और किसी का कत्ल नहीं, यह तो एकदम नामुमकिन है। तुम हमें उल्टी सीधी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जवाब में पिशाचनाथ ने उस करामाती बंदर की सारी खासियतें बता दी, जिन्हें सुनने के बाद भी शैतान सिंह को उसकी हकीकत पर यकीन नहीं आए। आखिर में पिशाचनाथ ने जब उसे सब कुछ करके दिखाया तो मजबूरन उसे यकीन करना पड़ा। किंतु इस समय भी उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे कि अगर उसका बस चले तो वह इस बंदर की खासियतों को झुठला दे। जब उसे यकीन आ गया कि पिशाचनाथ जो भी कुछ कह रहा है ठीक कह रहा, तो बोला, जब ऐसी बात है तो उन्होंने भला रक्त कथा इस बंदर के हाथ से किस तरह ली? हाय हाय, यही सब तो याद करके मुझे खुद पर गुस्सा आता है। पिशाचनाथ इस तरह बोला जैसे उसे इस बात का दिली अफसोस। न जाने उसे मेरी अकल को क्या हो गया था। मैंने ये भी नहीं सोचा कि अभी इन दुष्टों को मेरे बाद 3 महीने ही हुए। मैंने अपनी ही बेवकूफ़ी से उन्हें बंदर के हाथ से रक्त कथा निकालने की तरकीब बता दी, वरना वे किसी भी हालत में अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते थे। अब इस बेकार के रोने धोने को छोड़ो पिशाच, शैतान सिंह बोला। अब इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। मुझे वह तरकीब बताओ जिससे वह रक्त कथा निकाली जा सकती थी, अथवा जो तुमने उन चारों को बताई हम भी सुने कि ऐसे करामाती बंदर का तोड़ क्या है। देखो, कहता हुआ पिशाचनाथ उस कमरे की दीवारों पर लटके हथियारों में से एक बर्छी की ओर बढ़ गए। बर्छा दाहिनी ओर की दीवार पर एक खूंटी पर लटक रहा था। जैसे ही पिशाचनाथ ने वह बर्छा खूंटी से हटाया, सारा हॉल एक अजीब सी गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस आवाज़ के साथ ही हॉल के एक तरफ की धरती में खाली जगह बनती चली गई। कोई 2 क्षण बाद यह आवाज़ बंद हुई और अब वहाँ एक गोल कुआं सा नजर आने लगा। पिशाचनाथ ने बर्छा खूंटी से उतारकर दीवार के सहारे नीचे रख दिया। फिर शैतान सिंह की ओर देखकर बोला, ये है उस बंदर से कुछ भी चीज़ लेने की तरकीब। कहता हुआ वह कुएं की तरफ बढ़ा। आओ, तुम्हें एक अजब तमाशा दिखाता हूँ। जिज्ञासा के धागे से बंधा शैतान सिंह भी कुएं तक पहुंचा। पिशाचनाथ के साथ उसने भी कुएं में झांकने की कोशिश की, लेकिन कुएं में अंधेरे के कारण वह कुछ भी देख पाने की हालत में नहीं था। पिशाचनाथ ने उसे बहुत जोर से कुएं में धक्का दिया। उसने संभलने की लाख कोशिश की, लेकिन संभल नहीं सका और हवा में लहराता हुआ निरंतर अंधेरे कुएं की गहराई में गिरने लगा। कुएं में गिरते समय उसने ये तो सोच ली कि कुआं बहुत ही गहरा है, किंतु इससे आगे वह नहीं सोच सका, क्योंकि उसे अपना दिमाग सुन्न हो गया सा लग रहा था। उसके मस्तिष्क को उस वक्त झटका लगा जब उसका जिस्म ठंडे और गहरे पानी से टकराया। हा हा हा, शैतान सिंह, याद रखो पिशाचनाथ के सामने तुम अभी बच्चे। अगर तुम्हें टमाटर का भेद न पता लग गया होता तो तुम्हें फंसाकर यहाँ लाने के लिए इतनी तरकीब की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम रक्त कथा हासिल करना चाहते थे ना, इसलिए ताकि राक्षसनाथ के तिलिस्म में जा सको। घबराना मत, हमने तुम्हें रक्त कथा तो नहीं दी, लेकिन राक्षसनाथ के एक तिलिस्म में ज़रूर पहुंचा दिया। यह कुआं तुम्हें उसी तिलिस्म में ले जाएगा जिसमें पहुंचने के बाद आदमी दोबारा लौट कर नहीं आता। इस ज़माने में सबसे बड़ा खतरा मुझे तुम ही से था, और अब तुम कभी बाहर नहीं आ सकोगे। तिलिस्म में फंसे हुए तुम अब आराम से टमाटर फो। पिशाचनाथ के इन शब्दों के साथ ही शैतान सिंह ऐसा महसूस करने लगा जैसे अब होश में रहना उसके काबू से बाहर हो। 7वां ब्याह। ये रात का आखिरी पहर है। राजा दलीप सिंह के उस खास मुलाकाती कमरे में बेहद खूबसूरत कंदील जल रही हो। छत में बड़ा सा फानूस अटक रहा, जिस पर चारों ओर 12 मोमबत्तियां जगमगा रही। दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे पड़े, जो कमरे की रोशनी को कमरे से बाहर झांकने की इजाज़त नहीं देते। सारा कमरा एक से एक नायाब चीज़ों से सजा हुआ। एक कोने में गद्देदार बिस्तर पड़ा, उस पर कीमती शनील की चादर बिछी हुई है। उस बिस्तर के पास ही 3 गद्देदार कुर्सियां पड़ी। उनमें से एक पर इस समय हम दलीप सिंह के खास अय्यार पिशाचनाथ को बैठा हुआ देख रहे हैं। गद्देदार बिस्तर पर खुद दलीप सिंह बैठे हैं। दलीप सिंह का यह कमरा इसलिए बनाया गया है कि यहाँ बैठकर वह अपने खास आदमियों से भेद की बातें कर सके। इस कमरे के चारों ओर सेना का खास पहरा है। दलीप सिंह के चेहरे और ख़ास तौर पर उनके बालों की अवस्था बताती है कि पिशाचनाथ ने उन्हें कुछ खास बातें बताने के लिए सोते से उठाया। दलीप सिंह की पत्नी का कमरा इस कमरे के बराबर में ही है। रात के कोई तीसरे पहर में पिशाचनाथ महल में आया और राजा दलीप सिंह को उठाने का हुक्म उसने दलीप सिंह के खास चौकीदार को दिया। पिशाच से बातें करने के लिए दलीप सिंह फौरन उठकर आए, और इस समय कमरे और उन दोनों के चेहरे की अवस्था हमें साफ बताई देती है कि पिशाचनाथ बहुत कुछ उन्हें बता चुका है। इस वक्त अपना किस्सा बयान करते करते पिशाच सांस लेने के लिए रुका, फिर बोला, और इस तरह से शैतान सिंह को धोखे में डालकर मैंने उसे राक्षसनाथ के तिलिस्म में कैद कर दिया। ठहरो, एक एक दलीप सिंह हाथ उठाकर उसे रोकते हुए बोले, तुमने हमें अजीब तरद्दुद में डाल दिया है। पहले हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। बोलिए, पिशाचनाथ ने सम्मान के साथ कहा। जो कहानी तुमने शैतान सिंह को सुनाई थी, यानी गौरव सिंह के अय्यारों द्वारा रक्त कथा का गायब कर ले, वह हकीकत थी या उसे चकमा देने के लिए? मुझे यह बताते हुए अफसोस है महाराज कि वह कहानी सच थी। पिशाचनाथ ने मुजरिम की तरह गर्दन झुकाकर कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने गौरव सिंह के अय्यारों से बड़ा बुरा धोखा खाया। मैं शैतान सिंह से ही उलझा रहा और वे इतनी आसानी से रक्त कथा निकाल कर ले गए। लेकिन आप ज़्यादा परेशान ना हो महाराज, ये गलती मुझसे हुई और अपने प्रयास से मैं दोबारा रक्त कथा हासिल करके अपनी इस गलती में सुधार करूँगा। अब कुछ नहीं होगा पिशाच, तुमने हमारे सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। दलीप सिंह बोली, हमने सोचा था कि रक्त कथा तुम्हारे पास ज़्यादा हिफाजत से रही, लेकिन तुम पर यकीन करके बड़ा धोखा खाया। हमें रक्त कथा अपने ही पास रखनी चाहिए था। इस तरह के अनेकों लफ्ज़ों में दलीप सिंह ने अपना दुख, अफसोस और गुस्सा पिशाचनाथ पर जाहिर किया। पिशाचनाथ रह रहकर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि वह अपने उद्योग यानी प्रयास से गौरव सिंह के कब्जे से रक्त कथा को निकाल लेगा। इसी तरह की बातों में बहुत सा समय गुजर गया। आखिर में पिशाचनाथ ने अपनी कमी के कारण अपने मालिक से माफ़ी मांगी, लेकिन उल्टी सीधी बातें बनाकर उसने दलीप सिंह को रुपए में 4 आने ये यकीन दिला दिया था कि वह एक बार पुनः रक्त कथा को हासिल करके उनके पास लाएगा। अब इस बात को छोड़िए महाराज, और ये सुनिए कि शैतान सिंह को राक्षसनाथ के तिलिस्म में डालने के बाद मैंने क्या किया। पिशाचनाथ बोला, आपको जानकारी है कि वह कुआं वास्तव में राक्षसनाथ के तिलिस्म में जाने का एक रास्ता है, लेकिन कोई भी आदमी तिलिस्म में फंसने के बाद उस रास्ते से वापस नहीं आ सकता। उसे कुएं में डालने के बाद मैंने वह पर्चा फिर खूंटी पर टांग दिया। अब कुएं का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया था। लेकिन शैतान सिंह को तिलिस्म में फंसाने से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? दलीप सिंह ने सवाल किया। दुनिया में एक वही तो आदमी है जिसे एक ऐसा भेद मालूम है जिसके खुलने से मैं सबसे ज़्यादा डरता। पिशाचनाथ बोला, मैं कुछ भी काम करता, लेकिन न जाने वह कहाँ से जिन्न की तरह हाजिर हो जाता और उसी भेद को खोलने के डर से मुझे धमकाता। अब वह तिलिस्म में फंस चुका है, और जब तक तिलिस्म टूटेगा नहीं वह वापस नहीं आ सकेगा, और निर्माद होकर वो काम करूँगा। अपनी बातों में उलझाकर मैंने उसे खूब धोखा दिया। अच्छा, उसे तिलिस्म में बंद करने के बाद तुमने क्या किया? दलीप सिंह ने पूछा। इस बार मैं उस हॉल से बाहर निकला। मैंने उसी बंदरों वाले कमरे के रास्ते का प्रयोग किया था। पिशाचनाथ ने कहना शुरू किया। उस बंदर वाले कमरे में बैठकर मैंने अपनी सूरत शैतान सिंह जैसी बनाई और खंडहर के बाहर खड़े शैतान सिंह के घोड़े तक आया। वहाँ से घोड़े पर सवार होकर मैं सीधा बेगम बेनज़ूर के महल में पहुँचा और फ़ौरन बेगम साहिबा से मिला।
मुलाकाती कमरे में आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है शैतान सिंह, कहाँ गए थे? इस वक्त ज़्यादा बात करने का समय नहीं है बेगम साहिबा, मैंने कहा। उस खत के ज़रिए मुझे पिशाचनाथ ने सोनिया के खंडर में बुलाया था। उसने खत में लिखा था कि अगर मैं मर दूं तो बिना किसी को बताए अकेले ही उससे मिलने पहुंचूं। मैंने उस वक्त आपको भी नहीं बताया और उससे मिलने अकेले ही सोनिया के खंडर में पहुंचा। खैर, मैंने अचानक ऐसा अभिनय करके बात रोकी, जैसे कुछ याद आ गया, और फिर बात बदल कर बोला, अभी इन बातों को जाने दीजिए, वक्त बहुत कम है। विस्तार से मैं आपको फिर कभी ये सब सुना बताऊंगा। इस वक्त मुख्तसर में तो केवल इतना ही जान लीजिए कि पिशाचनाथ से मेरा एक सौदा हो गया, जिसके मुताबिक मुझे उसकी लड़की लौटानी हो और उससे वादा करना होगा कि ज़िंदगी में मैं कभी उसके टमाटर वाले भेद को नहीं खोलूँगा, और इसके बदले में वह बिहारी सिंह को छोड़ देगा तथा रक्त कथा मुझे सौंपेगा। क्या? बेगम बेनज़ूर खुशी से उछल पड़ी। सच? क्या हकीकत में वो तुम्हें रक्त कथा देगा? मैं आपसे पहले ही कहता था बेगम साहिबा कि उसे टमाटर वाले भेद की धौंस देकर चाहे दुनिया का कोई भी काम करवा ले। मैंने शैतान सिंह के ही ढंग से कहा। यह भेद उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जैसे ही मैंने उससे इस बारे में बात की, उसकी सारी मर्दानगी धरी की धरी रह गई और वह मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे माफ़ी मांगने लगा। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और कहा कि या तो मुझे रक्त कथा दे दो, वरना बस। इतनी धमकी सुनते ही वह मुझसे सौदा करने के लिए तैयार हो गए। सौदा इसी समय तय होना। लेकिन शैतान सिंह, आखिर वह कैसा भेद है जिसके खुलने से पिशाचनाथ जैसा दबंग अय्यार कितना डरता? बेगम बेनज़ूर बुत, मैं पहले भी तुमसे कई बार पूछ चुकी हूँ कि तुम बताते ही नहीं। आज तो ये भेद तुम हमें बता ही दो। बेगम बेनज़ूर की इस बात से मैं समझ गया कि वास्तव में शैतान सिंह ने उसे भेद बताया नहीं, इसलिए मैं बोला, मैंने कहा ना बेगम साहिबा कि इस वक्त बातें करने का बिल्कुल समय नहीं है। पहले बिहारी सिंह और रक्त कथा को ले आए, कब आराम से आपको सभी बातें बताऊंगा। इस वक्त ज़रा जल्दी से किसी नौकर के हाथ जमुना को यहाँ बुलाइए। मेरी ये बात सुनकर बेगम साहिबा ने फ़ौरन एक चौबदार को तलब की और उसे जमुना को वहीं लाने का हुक्म सुनाया। चौबदार जमुना को लेने चला गया। इस बीच बेगम बेनज़ूर मुझसे भेद की बात उगलवाने की बहुत कोशिश करती रही, परंतु मैंने उसे बेकार की बातों में उलझाए रखा। कुछ ही देर बाद चौबदार बेहोश जमुना को लेकर हाजिर हुआ। इस तरह मैंने जमुना को साथ लिया और बेगम बेनज़ूर से विदा लेकर महल से बाहर निकला। घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर रवाना हुआ। इस बात का मैंने खास ख्याल रखा था कि कहीं बेगम ने मेरे पीछे किसी सैनिक, नौकर अथवा अय्यार को तो नहीं लगा दिया। मैं सबसे पहले जमुना को लेकर श्यामा सिंह के मकान पर पहुंचा। वहां अभी तक बिहारी सिंह, श्यामा सिंह, बागी सिंह, बलदेव सिंह और गिरधारी सिंह की मंडली बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। मुझे देखते ही वे सब खड़े हो गए और बिहारी सिंह के अलावा सभी ने अपनी अपनी म्यान से तलवारें खींच लीं। और इससे पहले कि उनमें से कोई मुझ पर वार करता, मैंने कहा, शांत होकर बैठ जाओ भाइयों, मैं पिशाचनाथ हूं। मेरे मुंह से ये सुनते ही सब आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगे। मैं आराम से बैठक में बैठा और मुंह धोकर अपना चेहरा साफ किया। उस वक्त सभी मेरी तरफ इस तरह देख रहे थे मानो मैं कोई अजूबा हूं। जब मैं सब कामों से निपट गया तो श्यामा सिंह ने पूछा, कुछ बताओगे भी? तुम क्या करके चले आ रहे हो, या यूं ही हमें तरद्दुद में डाले रहोगी? मैं तो सोचता था मुझे इस भेष में देखकर ही आप सबको समझ गए होंगे और मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने कहा, जमुना को छुड़ाकर लाने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ से आगे बिहारी सिंह को सुनाने के लिए मैंने जानबूझकर यूं झूठ बोला। बिहारी से जो मैंने खत लिखवाया था उसी की धमकी देकर मैंने शैतान सिंह को सोनिया के खंडर में भेज दिया। उसी कागज़ के पीछे मैंने खत लिख दिया था कि मैं उसे सोनिया के खंडर में ही मिलूँगा। बस यहाँ तक तो मैंने सही कहा था, लेकिन यहाँ से आगे मैंने बिहारी को सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। उसकी गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाकर मैं खुद शैतान सिंह के भेष में बेगम बेनज़ूर से मिला और यहाँ से आगे मैंने फिर ठीक उसी तरह से सब कुछ बता दिया जो बातें मैंने बेगम से की थी। केवल टमाटर वाली बात छुपा गया था। उसके बाद जमुना को लखलखा सुंघाकर होश में लाएगा। सारी स्थिति जानने के बाद वह भी बहुत खुशी। मैंने कहा, हम तुम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर देंगे, लेकिन इस बारे में हम तुम्हें एक खास बात बताना चाहते हैं बिहारी सिंह। मेरी आखिरी बात सुनकर बिहारी सिंह चौंका और उसने मुझसे पूछा, क्या? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? यही कि तुम अभी कुछ दिन अपने पिता से नहीं मिल सको और ना ही अपने घर जा सको। मैंने अपने जाल का पहला हिस्सा उस पर डालते हुए कहा, और अगर उनसे मिलना चाहोगे अथवा घर जाना चाहोगे तो तुम अपनी मोहब्बत यानी जमुना को नहीं पा सको। मैं आपका मतलब नहीं समझा। बिहारी सिंह मुझे इज्जत देता हुआ बोला, भला इन दोनों बातों का क्या मेल? बहुत गहरा मेल है बेटे, बहुत गहरा मेल है बेटे। मैंने मोहब्बत भरी भाषा का प्रयोग करके अपने जाल का दूसरा टुकड़ा उस पर फेंका। तुम्हारे पिता को पता चल गया है कि तुम हकीकत में जमुना से प्यार करने लगी
उन्हें यह भी पता लग गया है कि तुमने मुझे उनसे पहले मठ के नीचे आकर उनके हमले की सूचना दी। यह आप क्या कह रहे हैं? बिहारी सिंह मेरी बातें सुनकर एकदम घबरा गया। ये सब कुछ भला उन्हें कैसे मालूम हो गया? ये तो मैं अभी तक पता नहीं लगा सका। मैंने उसे पूरी तरह फंसाते हुए कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता और बेगम बेनज़ूर की बातें छुपकर सुनी है। तुम्हारे पिता बेगम साहिबा को कुछ इसी तरह की बातें बता रहे थे। उसी वक्त मैंने उनकी बातें सुनी। मुख्तसर यही है कि उन्हें तुम्हारे दिल का सारा असली हाल मालूम हो चुका है और वे पागलों की तरह तुम्हें खोज रहे हैं। मैंने खुद सुना और बेगम साहिबा से कह रहे थे, ऐसी औलाद का तो सर कलम कर देने में ही मैं धन की भलाई मानता हूँ। साले को जमुना के पीछे अय्यारी करने के लिए लगाया था और वह हरामजादा हकीकत में मजनू बन गया। सोचता होगा कि वह हमसे जमुना के साथ शादी करने के लिए कहेगा और मैं मान लूँगा। मैं उससे सामने आते ही पूछूंगा कि जमुना चाहिए या मौत। अगर उसने मौत कहा तो ज़िंदगी मिलेगी, जमुना कहा तो मौत। मैं अपने दुश्मन की बेटी से कभी उसकी शादी नहीं कर सकता। इसी तरह की अनेक बातें मैंने तुम्हारे पिता और बेगम बेनज़ूर के मुंह से सुनी थी। बेगम साहिबा तो भी तुम्हारे इस कदम से बहुत नाराज़ थी। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा था, हमें उम्मीद नहीं थी शैतान सिंह कि तुम्हारा बेटा अय्यार की जगह मजनू बन जाएगा। कान खोल कर सुन लो, हमें अपनी हुकूमत में अय्यारों की ज़रूरत है, मजनुओं की नहीं। अगर तुम उसे सज़ा नहीं दे सकते तो हम उसे सज़ाए मौत का हुक्म दे देंगी। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी उपरोक्त बातों को सुनकर बिहारी सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके चेहरे से ही जाहिर हो रहा था कि मैं मेरी बताई हुई बातों से बहुत पूरी तरह डर गया था। मैंने सोचा कि लोहा गर्म हो चुका है, असली चोट करने का यही मौका है, अतः बोला, मुझे भला तुमसे झूठ बोलकर क्या फ़ायदा होगा? आखिर तुम मेरे होने वाले दामाद हो। मैं जानता हूँ कि तुम जितनी मोहब्बत जमुना से करते हो उतनी ही जमुना भी तुमसे करती है। तुम्हारे पिता चाहे मोहब्बत के महत्व को ना समझते हैं, लेकिन मैं बखूबी समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद रामकली को शादी से पहले प्यार किया। इसलिए मैं जानता हूँ कि जिनका प्यार सच्चा होता है वे फिर किसी के रोकने से नहीं रुकते। ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर मैं जमुना से ये कहूँ कि मैं तुम्हारी शादी बिहारी से नहीं करूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे ठुकरा कर तुम्हें अपना लेगी। इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बन और आसानी से ही मैंने तुम दोनों की शादी कर देने का फ़ैसला किया। मैंने खुद प्यार किया, इसलिए मैं जानता हूँ कि प्यार करने वाले मर तो सकते हैं लेकिन जुदा नहीं हो सकते। ये बात तुम्हारे पिताजी अथवा बेगम साहिबा अभी तक नहीं जानते। जाने भी कैसे? अगर कभी किसी से मोहब्बत की होती तो जानते भी, और इसी अनजानेपन से मोहब्बत के दुश्मन बने हुए हैं और तुम्हें कत्ल तक कर देने पर उतारूँ। लेकिन तुम्हारी शादी जमुना से करने के लिए कतई तैयार नहीं। वे अभी ये नहीं चाहते कि तुम मौत कबूल कर सकते हो, लेकिन जमुना की जुदाई नहीं। बोलो, क्या मैंने गलत कहा है? नहीं, बिहारी सिंह ने जमुना की आंखों में झांकते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो बोलो, मैंने पूछा, इस और जमुना के साथ रहना पसंद करोगे या पिता से मिलना? अभी वह मेरे सवाल का कुछ जवाब सोच ही रहा था कि मैंने अगली चोट की। मेरे ख्याल से तो ये सब तुम के सामने जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत गुस्से में और तुम्हारी मोहब्बत के बारे में वो सोचने की हालत में नहीं। तुम कुछ दिन ठहरो, बाद में मैं खुद उनसे मिलकर बातें करूँगा और उन्हें शादी के लिए राज़ी करने की कोशिश करूँ। मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों बाद वे मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों बाद वे इस बात को ठीक ढंग से सोच पाएंगे। लेकिन आपको तो वे अपना दुश्मन समझते हैं। बिहारी सिंह बोला, मेरा पहला ख्याल तो यही है कि वे आपसे बात ही नहीं करेंगे, और अगर किसी तरह आपने उनसे ज़बरदस्ती बात कर भी ली तब भी वे अपने दुश्मन की लड़की से मेरी शादी नहीं करेंगे। मेरे पास उसके इस सवाल का जवाब पहले से ही तैयार था। सोचने की बात तो यह है कि मेरी और उनकी दुश्मनी क्या, हमारे बीच दुश्मनी का सबब केवल रक्तकथा ही तो थी। जब उन्हें मालूम हो जाएगा कि रक्तकथा मेरे पास से गौरव सिंह के अय्यारों ने गायब कर ली है तो हमारी दुश्मनी क्यों रहेगी? इसी तरह की हज़ारों उल जलूल बातें समझाकर मैंने बिहारी सिंह के दिमाग को हिला कर रख दिया। हकीकत में वह जमुना के प्यार में दीवाना सा हो गया। आखिर में मैंने उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह अपने घर नहीं जाएगा, बल्कि मेरे, रामकली के और जमुना के साथ रहेगा। लेकिन उसे अपने पास रखने से तुम्हें फ़ायदा क्या होगा पिशाच? तलीब सिंह ने उससे पूछा। शैतान सिंह जैसे दुश्मन का लड़का अगर मेरे घर में गुलाम बनकर रहे तो क्या कम फ़ायदे हैं? पिशाच नाथ ने आगे की दास्तान सुनानी शुरू की। उसके ज़रिए मैं शैतान सिंह का कोई ऐसा गुप्त भेद मालूम कर सकता हूँ जिससे शैतान सिंह की नस मेरे हाथ में आ जाए। इसके अलावा ऐसे अनेक फ़ायदे। खैर, मुख्तसर ये है कि मैंने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपने साथ रहने के लिए तैयार कर लिया और रामकली को बुलाकर उससे कहा, आप यहाँ से चलने की तैयारी करो, हम गंगा के किनारे वाले मकान में रहेंगे। मेरी ये राय रामकली, जमुना और बिहारी को भी पसंद आई। कुछ देर बाद मैंने श्यामा सिंह से कहा, तुम ज़रा तकलिया में मेरी एक बात सुन। इस तरह मैं उसे उन सभी के बीच से अलग ले गया और धीरे धीरे उसे बताया कि
मैंने शैतान सिंह को तिलिस्म में डाल दिया। ये सब बातें बताकर मैंने बिहारी सिंह को बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया। इस तरह से उन्हें सारी हकीकत बताकर मैंने उससे कहा, आज की रात तुम और बलदेव सिंह बेगम बेनज़ीर के महल के आसपास बालादरी करो और यह टो लेने की कोशिश करो कि वहाँ पर शैतान सिंह के ना लौटने पर क्या चहल पहल होती है। इस तरह मैं श्यामा सिंह और उसके लड़के बलदेव सिंह को इस काम से लगाया आया। इसके बाद कुछ देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने रामकली, जमुना और बिहारी सिंह को अपने साथ लिया और घर की तरफ चला। उधर श्यामा सिंह और उसका लड़का बलदेव सिंह बेगम बेनज़ीर के महल की तरफ रवाना हुए। गिरधारी सिंह और उसका लड़का बागी सिंह अपने घर की ओर रवाना हो गए। मैंने रामकली, जमुना और बिहारी सिंह को अपने गंगा किनारे वाले मकान में छोड़ा और मैं खुद सारी बातें बताने के लिए यहाँ आपके पास चला आया। इस तरह से पूरी बात बताने के बाद पिशाच ने राजा दलीप सिंह का चेहरा देखा। उनके चेहरे पर मौजूद भाव ये बता रहे थे कि सारा किस्सा सुनने के बाद उन्हें बहुत ही दुख हुआ। कदाचित ये दुख इस बात का गवाह था कि उन्हें रक्त कथा के चले जाने का बेहद रंज है। ऐसा लगता था जैसे आगे की बातें उन्होंने ध्यान से सुनी ही ना। जब उन्होंने देखा कि अब पिशाचनाथ काफ़ी देर से चुप है और वह आगे और कुछ भी नहीं कहना चाहता, तो बोले, अब तुम कुछ भी कहते फिरो पिशाचनाथ, रक्त कथा तो हमारे हाथ से निकल ही गई। आप इस बात की फिक्र क्यों करते हैं महाराज? पिशाचनाथ ने कहा, चाहे जैसे भी हो, मैं गौरव सिंह के कब्जे से रक्त कथा निकाल कर ही दम लूँगा। अब ये सब बेकार की बातें हैं पिशाच, दलीप सिंह बोले। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गौरव सिंह के कब्जे से कोई चीज़ निकालनी कितनी मुश्किल है। अब वह पिछले जन्म के अपने पिता देव सिंह यानी विजय और अल्फांसे को ढूंढ निकालेगा और तिलिस्म तोड़कर। आप इस बात से बेफिक्र रहें, मैं गौरव सिंह को कभी उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। इस तरह की न जाने कितनी बातें बनाकर उसने दलीप सिंह को समझाना चाहा, लेकिन वे आखिर तक मायूस ही रहे। कुछ देर बाद पिशाचनाथ उनसे विदा लेकर बाहर आ गया और वह जंगल की ओर रवाना हुआ। पिशाचनाथ इस समय बहुत खुश नजर आ रहा था। वह अपनी खुशी में डूबकर कुछ बुदबुदाता हुआ जा रहा था। वाह पिशाच, क्या कमाल किया! उन चारों को भी धोखा, नकली रक्त कथा और अब दलीप सिंह, उधर शैतान बिहारी, वाह क्या यारी! अभी रात का थोड़ा सा अंश बाकी है। पिशाचनाथ अपनी ही दम में बड़ा चला जा रहा है मठ की तरफ। हो सकता है कि पिशाच ये समझता हो कि वो बड़ा दबंग यार है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते क्योंकि इस वक्त उसके पीछे एक रहस्यमय आदमी है और उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा है। पिशाचनाथ को उसकी कुछ भी खबर नहीं। फिर वह अय्यारी के फन में सबसे आगे कहाँ हुआ? लगता है वह कहीं ना कहीं धोखा खा गया